गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टॉपिक है बुलरन और आवाज में बहुत इतने कमजोर क्यों? जोर से थैंक यू। वेलकम टू वेल्थनॉमिक्स 2013 का वेल्थनॉमिक्स का एनुअल सेमिनार पे आप सब लोगों का स्वागत है मेरे ओर से और वासनकर वेल्थ मैनेजमेंट की ओर से और हमारे सभी मेंबर्स की ओर से। रिसेंटली बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था ग्रोथ माने क्या है? ग्रोथ शुड provide education to people. Those who are educated, they should get employment, and then the growth cycle should keep going on. ये जो आइडिया है काफी पहले से वासनकर ग्रुप ने और उनके चेयरमैन डॉक्टर प्रशांत वासनकर ने अपनाया है। इसलिए आपने अभी कुछ स्लाइड्स देखे होंगे इसके पहले। एजुकेशन, क्योंकि इन्वेस्टर्स को भी एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, नॉलेज की जरूरत पड़ती है। अगर एजुकेट अगर हम हो जाएंगे तो नेचुरली जो है वी विल बी एम्पावर्ड। फिर इसको किस तरीके से एक्शन में कन्वर्ट किया जाए ताकि अपने वेल्थ जो है कंसिस्टेंटली अपने इकोनॉमी के साथ ग्रो होते जाए, यह मूल मंत्र है। दिस इज ऑल्सो दी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव अडॉप्टेड। 300 से अधिक अब तक के इन्वेस्टर्स मीट हो चुके हैं। आर्टिकल्स काफी सालों से पेपर में आप लोग पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में, मराठी में। सेमिनार्स, अनगिनत सेमिनार्स हो चुके हैं। सिर्फ नागपुर में ही नहीं है, सिर्फ विदर्भा में नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में सेमिनार्स काफी हो चुके हैं। 2003 से लेकर 2007 तक का एक फैंटास्टिक रन अप इन द मार्केट हमने देखा, एक इकोनॉमी की ग्रोथ में भी देखा। फिर उसके बाद आया 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस अपने यहां नहीं आया, ये फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुआ डेवलप्ड कंट्रीज में से। दैट इटसेल्फ वाज अ लेसन फॉर अस आल्सो कि सिर्फ वेल्थ क्रिएट करना या वेल्थ बढ़ाना ही काफी नहीं है, वो वेल्थ को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। वेल्थ एरोशन होने नहीं देना चाहिए। इसलिए 2010 में ये जो कॉन्सेप्ट है वेल्थनॉमिक्स का, ये हमने शुरू किया था क्योंकि वेल्थ और इकोनॉमी के बहुत करीब संबंध है। अगर इकोनॉमी ठीक नहीं है, नेचुरली उसका जो इंपैक्ट जो है वेल्थ पे भी आएगा। लेकिन इकोनॉमी अगर अच्छी ग्रो हो रही है, जरूरत नहीं है कि हर एक की वेल्थ बढ़ेगा, क्योंकि आपको उस हिसाब से अपने वेल्थ को मैनेज करना चाहिए, तब जाके आपको उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो है नॉलेज, ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो रिसर्च है, ये अपने मेंबर्स के साथ किस तरीके से शेयर किया जाए। द एंड रिजल्ट वाज वेल्थनॉमिक्स। वेल्थ प्लस इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू वेल्थनॉमिक्स। 2010 में वेल्थनॉमिक्स शुरू किए थे। रिलेशनशिप क्या है इकोनॉमी और वेल्थ के। फिर 2011 में वेल्थ क्रिएशन यानी क्या है, एक सीक्रेट ऑफ वेल्थ क्रिएशन पर था। 2012 में प्रैक्टिकल ये अप्रोच कैसे करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को कैसे अप्रोच करना चाहिए, कब कहां एंट्री करना चाहिए, कौन से एसेट क्लास को चूज करना चाहिए, ये था 2012 का वेल्थनॉमिक्स में। सिर्फ 1 घंटे की सेमिनार से, 1-1.5 घंटे की सेमिनार से सारी चीजें समझ में नहीं आएगा।
इसलिए और एक एफर्ट लिए गए कि 2 किताबों के रूप में, एक सीक्रेट्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन बाय डॉक्टर प्रशांत वासनकर और दूसरा जो प्रैक्टिकल वाला है, एप्लीकेशन वाला है, दैट इज दी बाय लो एंड सेलाई, विच इज जॉइंटली रिटन बाय डॉक्टर प्रशांत वासनकर एंड सीईओ मिस्टर विनय वासनकर। हर एक मेंबर को ये किताब दिए हैं। अगर किसी को नहीं मिला हो तो प्लीज आस्क, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड हैव गॉट इट। 2013 टॉपिक द नेक्स्ट बुल रन। अब कुछ लोग ये सोचते होंगे कहां, मतलब अभी तो सारे, मतलब अभी तक परेशानियां दूर नहीं हुई है, कंसर्न्स है, हर कोई कह रहा है कि ये कंसर्न है, वो कंसर्न है। क्या कंसर्न है वो अभी मैं बता दूंगा तो फिर सेमिनार खत्म हो जाएगी, तो इसलिए मैं शुरुआत नहीं करता हूं। और गलत आदत है मेरा कि शुरू किया तो बंद नहीं करता मैं। लेकिन ये जो टॉपिक है, द नेक्स्ट बुल रन का जो टॉपिक है, ये आज या रिसेंटली डिसाइड नहीं हुआ है। ये टॉपिक 2010 में ही डिसाइड हो गया था कि 2013 में ये इसी पर टॉपिक पे बात करेंगे। आपने अभी कुछ चार्ट देखे होंगे, फिर से देखेंगे आप चार्ट। 2010 से लेकर ये 2013 तक का जो पीरियड कैसे रहेगा, ये 4 साल पहले ही बात हो चुकी है। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ फंडामेंटल एंड टेक्निकल रिसर्च। ये कन्वेंशनल फंडामेंटल टेक्निकल रिसर्च माने ये स्टॉक चुनो, ये स्कीम चुनो, ये सेक्टर चुनो, नहीं। दिस इज द मैक्रो लेवल रिसर्च, जिसकी नतीजे पहले ही मालूम था कि अगर नेक्स्ट बुल रन शुरू होना है तो ये 2013-2014 में शुरू होगा। तो इज इट नॉट द राइट टाइम कि ये नेक्स्ट बुल रन आएगा कैसे, नेक्स्ट बुल रन होगा कैसे? क्या आज जो हम कंसर्न जो सोच रहे हैं, ये कंसर्न्स निकल जाएंगे क्या? विल इंडिया बी एबल टू ओवरकम? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर ईगरली अवेटिंग टू हियर ऑन दिस, है कि नहीं? इसके साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे आप, ये जो बुल रन आएगा, इकोनॉमी में जो बुल रन आएगा, उसके साथ साथ मार्केट में जो बुल रन आएगा, इसको सही तरीके से एज एन इन्वेस्टर, एज ए निवेशक हम कैसे हैंडल करना चाहिए? एवरीवन नोज दैट कि पिछले 2003 से जो 2007 में जिस तरीके से पूरी तरह जो बेनिफिट लेना चाहिए था रिटेल इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स ने नहीं लिया। शायद अगर ये बाय लो सेल उसके पहले अगर आ गया रहता तो शायद काफी अच्छा था फिर, क्योंकि हुआ क्या, हमने बाय हाई किया था, काफी लोगों ने 2007 में 2008 में बाय हाई किया था। अब आई एम श्योर कि इतने मतलब वेल इन्फॉर्म्ड हो गए अपने मेंबर्स, नॉट ओनली मेंबर्स, क्योंकि जनरल आर्टिकल्स में भी लिखते हैं ताकि जो है जनरल पब्लिक को भी ये मैसेज जाना चाहिए। आई एम श्योर कि अब इन्वेस्टर जो है वो गलतियां नहीं करेंगे। लेकिन आने वाले बुल रन को कैसे पूरी तरीके से बेनिफिट लेना चाहिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन्वेस्टर्स के लिए कि हाउ टू टेक द डिसीजन, क्योंकि इंफॉर्मेशन फ्लो इतनी ज्यादा है, पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, एनालिस्ट के माध्यम से, इतनी इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो हो जाता है कि एक सबको एनालाइज करते, सबको एक क्लियर कंक्लूजन ड्रा करके एक एक्शन लेने में तकलीफ होती है। दोनों चीजें जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि नेक्स्ट बुल रन आएगा कैसे, कब आएगा और कैसे रहेगा। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एज एन इन्वेस्टर अगर हमें इकोनॉमी के साथ ग्रो करना है, अपने वेल्थ को ग्रो करना है, और साथ साथ में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा, जब भी कोई क्राइसिस आएगा, चाहे फिर यहां हो या फिर कहीं विदेश में हो, जिसकी कहीं ना कहीं असर अपने ऊपर पड़ेगा, तो उस समय में अपने वेल्थ को जो है कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, एसेट क्लास स्विच कैसे किया जाए, ये सब जानने के लिए आप लोग यहां आए। इट्स रियली मतलब हार्टनिंग टू नोट कि
चाहे वो क्रिकेट का स्पोर्ट्स का दिन हो या चाहे शिवरात्रि हो, आप लोगों का इंटरेस्ट देके जो है बहुत आनंद आ रहा है। नॉर्मली ये मीट जो है देशपांडे हॉल में करते हैं, अनफॉर्चुनेटली कोई भी कन्वीनियंट डेट नहीं मिल रहा है। आगे जाके भी शायद लगता है कि ऐसे ही मतलब इससे भी बड़ा हॉल 1000-2000 कैपेसिटी की हॉल की जरूरत पड़ेगी शायद, और भगवान ने चाहा और आप लोगों के साथ दिया तो बहुत जल्द वी विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी हॉल फॉर दैट मैटर, हम खुद के अपने हॉल शायद बना पाएंगे। ज्यादा ना वक्त ना लेते हुए वंस अगेन आप लोगों का वेलकम करते हुए लेट मी वेलकम ऑन स्टेज you can also say the bull, the great bull, to talk on the next bull run, Dr. Prashant Vasankar. Give a big hand please. What do you say? Good morning dear members. महाशिवरात्रि की इस सुबह में आप सबका वेल्थोमिक्स 2013 में स्वागत है। मैं कुछ ओपनिंग स्पीच में आपके साथ जो बातें शेयर करना चाहता था, उसमें से कुछ बातें तो मिस्टर अय्यर ने आपके साथ शेयर की। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या जिस तरीके से वेल्थोमिक्स 2011, वेल्थोमिक्स 2012 ये दोनों सत्र के दौरान हमने एक एक किताब का विमोचन किया था, आर यू नॉट एक्सपेक्टिंग अ थर्ड बुक दिस टाइम? मुझे भी आपसे इसी जवाब की उम्मीद थी कि इस बार भी आप एक तीसरे किताब को निश्चित तौर पे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। बट मुझे खेद के साथ आपको बताना पड़ता है कि किताबें तो बहुत हैं हमारे पास, बहुत सारी किताबों पे काम भी चल रहा है। उसमें से कई किताबें अपने अंतिम छोर तक पहुंच भी गई है। इनफैक्ट एक या दो किताबों का पब्लिकेशन शुरू भी है। बट हमने जानबूझकर इस साल ये निर्णय लिया कि हम इस सत्र में किताब का विमोचन नहीं करेंगे। एनी गेस ऐसा क्यों हमने किया होगा? क्या कारण होगा कि हम इस सत्र में इस किताब का विमोचन नहीं कर रहे हैं? अंग्रेजी में एक कहावत है कि इट इज बेटर टू डाइजेस्ट अ पेज देन टू रीड अ वॉल्यूम हरीडली। जानते हैं आप, हम आपको एक फिलॉसॉफी बेस्ड किताब सीक्रेट्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन समर्पित कर चुके हैं। उसके बाद हमने एक एप्लीकेशन बेस्ड, जिसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, जो एक किताब से ज्यादा एक हैंडबुक है, वो हम पिछले साल आपको समर्पित कर चुके हैं। और साथ ही साथ उसके रिजल्ट्स से आप सब लोग अवगत हैं। और ये रिजल्ट सिर्फ एक किताब तक सीमित नहीं है। इस किताब में लिखी हुई वो सब बातें, एक किताब में शेयर किए हुए वो सब स्टैटिस्टिक्स, ये हर तरीके से कहीं ना कहीं आपने अपने खुद इक्विटी के अकाउंट स्टेटमेंट में निश्चित तौर पे देखे भी हैं। हर वो
बातें जो किताब में लिखी गई है, बताई गई है, वो प्रैक्टिकल तौर पे आपने आपके अकाउंट के साथ, आपने आपके पैसों के साथ होते हुए भी देखी है। प्रेस रिलीज सर के पास है। हमने ये सोचा कि जब हम यहां बुल रन की बात करने जा रहे हैं, हम आपको एक दशा से एक दिशा की तरफ सारे प्रेस रिलीज ले जाने की बात कर रहे हैं। ये मीटिंग होने के बाद फिर बात तो करेंगे। ऐसी अवस्था में, दशा से जब हम दिशा की तरफ जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में महत्वपूर्ण ये हो जाता है, ठीक है, मतलब कि हम फोकस्ड रहे, हमारा टारगेट, हमारा एम निश्चित हो। फोटो का जो है ना, देख लो। यदि हम ऐसी परिस्थिति में आपको एक नई किताब दे देते, तो हो ऐसा होता कि अगले 2, 4, 6 महीने आप उसमें उलझे रहते और अब तब तक बुल रन निकल चुका होता। यह कारण था कि नई किताब को चाहते हुए भी हमने उसमें होल्ड पे रखा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बाय लो सेल हाई जो फ्यूजन कंसेप्ट है, इसी को फॉलो करके हम ज्यादा अच्छे तरीके से, इफेक्टिव वे से इस आने वाले बुल रन जिसकी हम अभी बात करने जा रहे हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। अब जैसा कि मिस्टर अय्यर ने आपको बताया कि इतनी सारी परिस्थितियां हैं, सब नेगेटिव फैक्टर्स है। ग्लोबल क्राइसिस, अगर हम हमारे देश की बात करें, डोमेस्टिक लेवल पे भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से हम सब लोग अवगत हैं। बजट में बहुत कुछ हमने एक्सपेक्ट किया था, उतना शायद अच्छा नहीं हुआ, या उस उम्मीद पे वो बजट जैसा हम चाहते थे वैसा खरा नहीं उतरा। तो उसको लेके एक मिक्स्ड रिएक्शंस भी काफी लोगों की है। कोई कहता है कि ये बहुत पॉपुलिस्ट बजट था, कोई कहता है काफी बैलेंस बजट था, कोई कहता है इकोनॉमी के लिए भविष्य में काम आएगा। हर एक की अपनी अपनी एक विचारधारा थी उस बजट को लेके। लेकिन एक निश्चित है कि ये जो ग्रोथ का फ्लो चल रहा है, जिसे हम देख रहे हैं, उसे कोई बजट, कोई सरकार, चाहे कोई भी हो, वो नहीं रोक सकती। ये आप समझ लीजिए। भविष्य में हमारे निर्णय सरकार, बजट, पॉलिसी से ज्यादा इस चीज पे होनी चाहिए कि इस देश को किस चीज की जरूरत है, और इस देश को जिस चीज की जरूरत है, और जिन बाकी देशों को इस देश से जो कुछ मिल सकता है, जिसे रोका नहीं जा सकता, जो निश्चित है, तो यदि हमारा लक्ष्य वैसा रहा, और यदि हम बाय लो सेल हाई के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, तो चाहे कुछ भी हो, फिर वो इकोनॉमी में हो, पॉलिटिकल फ्रंट पे हो, जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे हो, चाहे कुछ भी हो, मैं आपको इस मंच से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि कुछ नहीं होगा आपके इन्वेस्टमेंट को, आप यदि फ्यूजन टेक्निक, बाय लो सेल हाई इस कंसेप्ट को फॉलो करें तो। यह मेरा आश्वासन है आपको। अब हम जब बुल रन की बात कर रहे हैं, यह शब्द का इस्तेमाल बीच बीच में अक्सर होता है, बट ये मुझे याद नहीं पड़ता कि इस बुल रन, इस विषय पे एक्सक्लूसिवली हमने कभी कोई बात की हो। इस मंच से मैं ये पहली बार इस बुल रन के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका हमने कभी आपको पास में रेफरेंस नहीं दिया। मैं आता हूं, एक 1 बाय 1 स्लाइड्स पे अपन जाएंगे, बात करेंगे। लेकिन आप सबके मन में 2-3 सवाल तो निश्चित तौर पे होंगे इस बुल रन को लेके। पहला सवाल, कब शुरू होगा ये बुल रन? दूसरा सवाल,
ये बुल रन शुरू होने से पहले हमें क्या क्या देखना पड़ेगा? क्या ये एक तरफा सीधा बुल रन होगा या बीच में कुछ अड़चने होगी? और तीसरा सवाल, कितना बड़ा व्यापक ये बुल रन होगा और ये बुल रन कब तक चलेगा? कितने समय, कितने अवधि तक ये बुल रन हम देख सकेंगे? इन तीनों सवालों के जवाब मैं सत्र के दौरान आपको एक एक करके दूंगा और उसके बाद मैं आपको कंक्लूजन भी बताऊंगा कि हमें क्या करना है भविष्य में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने बुल रन के बारे में आपको 2010 वेल्थनॉमिक्स के आज से 4 साल पहले हमने आपको इसकी जानकारी दी थी। हमने ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, इस स्लाइड के दौरान, इस स्लाइड के जरिए हमने आपको यह बताया था कि 2013 तक मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। जब मैं 2013 की बात करता हूं तो उससे मेरा तात्पर्य है दिसंबर 2013। मैं फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूं। अब देखिए 2013 तक के हमने रेंजेस आपको दिए थे और ये तभी बताया था 2010 में कि आप मार्केट में इससे ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट ना करें। और तभी हमने आपको यह भी बताया था कि 2013 के बाद एक बड़ा रन आएगा, एक बुल रन होगा। और पिछले 3 साल से लगातार हम इस स्लाइड को हर वेल्थनॉमिक्स में दिखा के आपको उस हमारे प्रोजेक्शंस की बार बार याद दिला रहे हैं। आई होप ये सब स्लाइड्स आप सबने देखी है, जो वेल्थनॉमिक्स 2010, 11, 12 में देखिए। कैन आई हियर योर वॉइस प्लीज? थैंक यू। अब दिस इज द पावर ऑफ रिसर्च। आप फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स ये दोनों का एक अच्छा समन्वय करके निश्चित तौर पर इस टाइप के लेवल्स और इस टाइप के अपेक्षित प्रोजेक्शंस की जानकारी ले सकते हैं। अब दुख की बात यह है कि 2003 से 2007 के बीच में जो हमने एक दौर देखा, मार्केट में एक अच्छा रनअप था। लगभग 400%, 4 से 4.5 गुना मार्केट में हमने मूवमेंट देखी। बट हम सब जानते हैं कि बहुत कम लोग, बहुत कम यानी बहुत कम उस रनअप से बेनिफिट हो पाए। इनफैक्ट बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो उसमें से बाहर निकल पाए। आज भी यदि हम इन जनरल देखें इक्विटी इन्वेस्टर्स को, तो आज भी वो उनका पैसा फंसा हुआ है, आज भी वो नुकसान में है। जबकि अब जब हम एक नए बुल रन की बात कर रहे हैं तो जरूरत इस चीज की है कि हम पहले ही समझ लें कि ये बुल रन की शुरुआत कब, कहां, कैसे होगी, कब हमने एंट्री करनी चाहिए, कौन सा वक्त सही होगा जब हम इस मार्केट में रहें, कब तक रहे और कब बाहर निकले। क्योंकि अगर इस सत्र का जो आज का विशेष सत्र है, यदि यह सत्र होने के बाद भी हम उस बुल रन को राइड ना कर पाए या बुल रन से हम कुछ अपना बेनिफिट नहीं कर पाए, तो यह सत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। सो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि एक एक बातों को आप ध्यान से सुनिएगा और अगले बुल रन की आप पूरी तैयारी कीजिएगा। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to fasten your seat belts, and we are about to take off to
to a journey of the next bull run. अब आप देखिए होता क्या है मार्केट में, हमें इंफॉर्मेशन किस टाइप से मिलती है और हम कैसे कैसे फॉलो करते हैं. अगर आप ये स्लाइड को देखेंगे तो 2007-2008 से म्यूचुअल फंड्स वर नेट सेलर्स इन द मार्केट. उन्होंने सिर्फ बेचा है. वही अगर हम ये दूसरे स्लाइड में देखेंगे तो हम FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जहां बात करते हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खरीदा है. ऑन वन हैंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैव सोल्ड, दे केप्ट सेलिंग द लास्ट 4-5 years. When I say domestic institution, it doesn't mean only institution, it also means retailers. क्योंकि जब हम बोलते हैं कि हमारा पैसा बाहर निकालो तो म्यूचुअल फंड भी सेल करता है, यानी हमारी भी वही सोचती कि बाहर निकलो मार्केट से. सो ऑन वन हैंड म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, रिटेल इन्वेस्टर्स वर नेट सेलर्स और FIIs वर नेट बायर्स. 2003 से 2007 के बीच में भी ये हम सब जानते हैं कि सिर्फ FIIs ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने ही पैसा कमाया और अब भी वही कमांड में है, लीड में है. इसे हमें समझने की जरूरत है. जब एक तरफ हम हमारे देश को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम थर्ड सुपर पावर होने की बात करते हैं, देश के प्रति पेट्रियोटिज्म दिखाते हैं, कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, और जो सही है, हकीकत है, तो दूसरी तरफ जब निवेश की बात आती है तो वी treat our country or we give our country the last priority, whereas foreign institutions they have more faith in our country. ये आपको इस स्लाइड से दिखेगा. हमने फ्यूजन इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था. फ्यूजन कंसेप्ट्स के रिजल्ट्स आप सब जानते हैं. फ्यूजन ये जो कंसेप्ट है, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये एक लेवल बताता है कि कौन सी सही लेवल है. मैं आपको जैसे शॉर्ट में फ्यूजन के बारे में बताता हूं, फिर हम अगले स्लाइड पे पहुंचेंगे. फ्यूजन में एक लो लेवल कौन सी होती है जहां में हमने हमारा निवेश करना चाहिए. वैसे ही फ्यूजन इस बाय लो सेल हाई कंसेप्ट के जरिए हमें यह भी समझता है कि कौन सी लेवल हाई है जहां में हमने एग्जिट करना चाहिए. अब जब मैं लो और हाई की बात करता हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो ही लोएस्ट पॉइंट होता है, वही हाईएस्ट पॉइंट होता है. When I say low and high, it means as low as possible, as close to low as possible, as close to high as possible. जरूरी नहीं है कि वही हाई हो और वही लो हो. हमने खरीदने के बाद भी मार्केट नीचे गया है, हमने बेचने के बाद भी मार्केट ऊपर गया है. वो होता है 5-10% वेरिएशंस उसमें आते हैं, 15% भी आ सकते हैं, कोई उसका कोई मापदंड नहीं है. बट कहने का मतलब यह है कि लगभग एक निचली स्तर पे हमारी एंट्री हो जाती है और लगभग एक उचली स्तर पे हम बाहर निकल जाते हैं. यह खूबी है इस बाय लो सेल हाई कंसेप्ट की. इसका एक फायदा यह है कि आप सही वक्त पे एंटर करते हो, एक फायदा यह है कि आप सही वक्त पे बाहर निकलते हो, और साथ ही साथ तीसरा फायदा यह भी है कि जब मार्केट से हमने बाहर रहना चाहिए, एक बार एग्जिट होने के बाद जब हमने मार्केट से बाहर रहना चाहिए, तब तक हमारा पैसा आइडल रहता है, यानी हमारा पैसा इक्विटी में नहीं होता. आमतौर पे ये देखने में आया है, इक्विटी के जो निवेशक होते हैं वो अब करेक्शन आएगा या ये स्टॉक बहुत बढ़ गया है इसलिए उसमें से बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो दूसरे स्टॉक में निवेश भी उसी लेवल पे कर देते हैं. ये तरीका गलत है. ये आप समझ लीजिए कि यदि मार्केट को ऊपर जाना है, मार्केट इन जनरल अगर ऊपर जा रहा है तो सभी स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, कोई कम कोई ज्यादा. लेकिन यदि मार्केट में करेक्शन होने वाली है या मार्केट में गिरावट आने वाली है तो सभी शेयर गिरेंगे, फिर वो अच्छे से अच्छे शेयर क्यों ना हो.
इसलिए स्टॉक चयन, म्यूचुअल फंड स्कीम चयन, सेक्टर चयन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट की दिशा का अनुमान लगाना। यदि हमें दिशा का अनुमान है और दिशा के अनुमान के साथ साथ हम बाय लो और सेल हाई इस कंसेप्ट को फॉलो करें तो हम ज्यादा सुरक्षित रहेंगे और हमें अच्छे रिटर्न्स, अच्छे मुनाफे की हम अपेक्षा रख सकते हैं, और वो भी कम से कम रिस्क में। हमारी रिस्क बहुत ही नॉमिनल रहेगी। इन शॉर्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत हाई रहेगा। अब देखिए, जैसे कि मई 2009 से अगस्त 2011 हम इक्विटी साइकिल से बाहर थे। हमने जो निवेश किया था वो गोल्ड में किया था, क्योंकि वो वक्त सही नहीं था इक्विटी में निवेश करने के लिए। क्या हुआ, हमें गोल्ड ने लगभग 77% रिटर्न्स दिए, सिर्फ गोल्ड ने। आप सोचिए, यदि हम इक्विटी में मई 2009 से अगस्त 2011 तक यदि रहते, या तो हम कुछ भी नहीं कमा पाते, या निश्चित तौर पे यदि आप लेवल्स का अंदाजा लें तो निश्चित तौर पे 5 से 15% की गिरावट हमें हमारे पोर्टफोलियो में देखने को मिलती। सो हमने क्या किया, बाय फॉलोइंग बाय लो सेल हाई हम बाहर निकल गए इक्विटी से। मई 2009 में हमने गोल्ड में निवेश किया, और अगस्त 2011 में जब हमें इक्विटी में वापस सिग्नल मिला, बाइंग सिग्नल मिला, जब लो हिट हुआ, हमारे बाय लो सेल हाई के हिसाब से जो लो हिट हुआ, हमने अगस्त 2011 में फिर से इक्विटी में निवेश किया। इसमें सबसे अच्छी बात देखने लायक यह है कि मई 2009 से अगस्त 2011 ये लगभग 27 महीने का स्पैन होता है। आप सोचिए, 27 महीने तक वो पेशेंस चाहिए। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केट। दशा दिशा ये इसका खेल है। दिशा को अगर हमने नहीं समझा तो हमारी दशा बिगड़ेगी, और यदि हम अपने दशा को लेके संवेदनशील है तो निश्चित तौर पे हमें दिशा दिखेगी। इतनी छोटी सी ये बात है। उसके बाद क्या हुआ, जब हमने इक्विटी साइकिल में स्विच ओवर किया, अब इसमें अक्टूबर 2012 तक का डेटा है, मई 2009 से। इसमें जो आप येलो एरिया देख रहे हैं 77%, ये गोल्ड के रिटर्न्स है, और जो आप ब्लू वाला दिख रहे हैं 14%, दैट 14% इज फ्रॉम इक्विटी। सो मई 2009 से अक्टूबर 2012 तक का अगर हम डेटा देखें, ये चार्ट में अपडेट नहीं किया, इनफैक्ट अगर ये चार्ट को मैं अपडेट करता अब तक तो द रिटर्न्स आर 35%। ये जो इक्विटी का 14% दिख रहा है, ये 30 to 35% के रेंज में है अभी। तो इक्विटी कभी आपको रिटर्न्स देगी, कभी गोल्ड आपको रिटर्न्स देंगे, कभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं इसलिए आपका पैसा बचेगा, इसलिए आपको रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि कैश इज वेरी इंपॉर्टेंट एसेट क्लास। व्हेन आई से कैश, इट मींस आइडल फंड्स। कुछ नहीं करना कभी कभी बहुत जरूरी होता है, कुछ नहीं करना कभी कभी बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए जितने भी एसेट क्लास के नाम हम जानते हैं, उस एसेट क्लास में ये, हालांकि मैं पिछले 3-4 वेल्थ मॉर्निंग से लगातार बताते जा रहा हूं कि जितने भी एसेट क्लास हम जानते हैं, गोल्ड हो, कमोडिटीज, दूसरी कमोडिटीज हो, बैंक डिपॉजिट्स हो, इक्विटी हो, करेंसी हो, ये सभी एसेट क्लास में, रियल एस्टेट हो, ये सभी एसेट क्लास में एक एसेट क्लास सबसे ऊपर डाल दीजिए और उसका नाम है आइडल फंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ऊपर होना चाहिए। कब हमने निवेश नहीं करना चाहिए ये भी हमें अगर मालूम रहा तो वो स्थिति आपको अपने आप में एक अच्छा पैसा भी कमा के दे सकती है और आपके राशि को सुरक्षित भी रख सकती है। यह पर्टिकुलर स्लाइड में देखने लायक बात यह है कि जब जब हम इक्विटी साइकिल से बाहर थे, आप देखिए जब जब हम इक्विटी साइकिल से बाहर थे, यहां 1, 2, 3 और 4 और 5, तो ये जो ब्लू आप देख रहे हैं ये है ड्रॉडाउन। हम इक्विटी से बाहर थे इसलिए हम इतना परसेंट 20% बचा पाए।
यहां पे 28% बचा पाए, यहां पे 57% बचा पाए, यानी ये ड्रॉडाउन था जो हम बचा पाए। क्यों बचा पाए? क्योंकि हम इक्विटी से बाहर थे। अब चूंकि हम इक्विटी से बाहर थे तो हमारा फ्यूजन टेक्निक क्या बोलता है कि जब जब आप इक्विटी से बाहर हो आप क्या करें, आप उसे गोल्ड में निवेश करें। तो आप देखिए हमने यहां पे 20% बचाए और 13% गोल्ड में कमाए, हमने 26% बचाए, 5% गोल्ड में कमाए। यहां पे कोई विशेष नहीं था, 0.25% हमने बचाया और 9% कमाया। यहां पे 57% हमने बचाया, 15% कमाया, और सबसे ज्यादा यहां हुआ 5% हम कमा सकते थे इक्विटी में, लेकिन गोल्ड में शिफ्ट करने से हमें 83% का मुनाफा हुआ। यह है फ्यूजन टेक्निक। ये इक्विटी साइकिल और गोल्ड के कैसे कैसे रिटर्न्स 158%, पिछले 2001 से ये डेटा है लगभग पूरा, पिछले 12 साल आप बोल सकते हैं। ये 12 साल में अब देखिए 158% से रिटर्न्स होते होते 29, ये ऑलमोस्ट 3000 के ऊपर अभी जा चुका है। 3000% रिटर्न्स ये फ्यूजन टेक्निक के हिसाब से हम पिछले 10 से 12 साल में कमा सकते थे। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी बाय लो सेल हाई किताब में दिया है, और यही कारण है मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि तीसरी किताब लाके हम आपको उस मार्ग से भटकाना नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि आप उस किताब में बाय लो सेल हाई पे ही फोकस रहे, क्योंकि उसमें आपके हर सवाल का जवाब है, हर सवाल का। आप देखिए पिछले 22-23 साल का जो मेरा अनुभव था इस इक्विटी मार्केट का, उसका पूरा निचोड़ उस किताब में मैंने डाला हुआ है। ऐसा एक भी सवाल नहीं है जो आप पूछोगे और आपको जवाब नहीं मिलेगा, उसमें सब है। इसलिए अगले बुल रन के लिए हम जब तैयारी करने जा रहे हैं तो आपके सामने बाय लो सेल हाई का कंसेप्ट ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और बुल मार्केट की हम जिसकी बात करें, ये बुल मार्केट होता क्या है, व्हाट इज दिस बुल रन? इसमें खास तौर से दो बातें हमें समझनी पड़ेगी। ये एक ऐसी स्थिति होती है, या ये ऐसी स्थिति होने के पहले की एक संभावना होती है, जब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इन जनरल बहुत हाई होता है, इन्वेस्टर्स को बहुत उम्मीदें होती है, दे आर वेरी श्योर अबाउट व्हाट दे आर गोइंग टू एक्सपेक्ट। और ये जो इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस होता है, ये कॉन्फिडेंस का आधार क्या होता है, इसका बेसिस क्या होता है? तो इसका बेसिस होता है कि एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, जो ओवरऑल इस देश में जो ग्रोथ है, फिर वो जीडीपी की हो या कंपनी की ग्रोथ की हो या ओवरऑल हो, ये ग्रोथ होना और ये ग्रोथ होने की उम्मीद होना, इसके आधार पे जो लोगों का कॉन्फिडेंस गेन होता है, कॉन्फिडेंस जो हाई होता है, ऐसी स्थिति जब आती है तब बुल रन होने की संभावना होती है, जो अब हम देख रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, जिस हम अर्निंग्स की बात कर रहे हैं, जिस हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इस ग्रोथ में एक मल्टीफोल्ड राइज, मुझे लगा बहुत बड़ा चढ़ाव की उम्मीद होना, ज्यादा जोर लगी, एक दूसरी संभावना होती है। तो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस व्हेन इट इज हाई बैक्ड बाय द स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, जब ऐसी स्थिति आती है आप लोगों की तब बुल रन होने की संभावना शुरू होती है। अब वहां से ऑफिस से फोन आया, जब हम स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के लिए व्हाट यू नीड इज अ बोला था 11 बजे के बाद पोटेंशियल ये लोग यहाँ पर, पोटेंशियल फॉर व्हाट? पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। अब क्या वाकई में हमारे देश में 11 बजे ऐसी स्थिति है कि इतना पोटेंशियल है कि ग्रोथ हो? हाँ है। लेट कहाँ है, 11 बजे शार्प हमें उसे समझने की जरूरत है। शुरू तो मैंने किया है, और 11 बजे शार्प। ये जो पोटेंशियल है इसे रियलिटी में कन्वर्ट करने की भी उतनी ही जरूरत है। और ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है इस पोटेंशियल को रियलिटी में कन्वर्ट करना। कोई नहीं है, ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये सिर्फ देश का काम नहीं है, ये सिर्फ कॉर्पोरेट्स का काम नहीं है, ये सिर्फ बिजनेसमैन का काम नहीं है,
ये आप और हम जैसे आम आदमी का भी काम है, क्योंकि जब तक हम सब लोग मिलके इस अर्निंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आपको इसका एक पूरा रूप, पूरा फल नहीं मिलेगा। हम उस पर आगे बात करेंगे। सो व्हाट इज बुल रन? दिस इज बुल रन। शिवरात्रि है, ऐसी संभावना उपवास से बुल रन की शुरुआत होती है। उपवास है ना, कुछ नहीं खाना है। हमारे देश का इतिहास मुझे उपवास वैसे बहुत पुराना है, प्राचीन है, हमारी सभ्यता प्राचीन है, इसमें कोई दो राह नहीं। लेकिन जब हम एक फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करते हैं, कर लो। तब उतना भी समृद्ध सुदृढ़ हमारा देश पहले नहीं था। तो हमें निश्चित तौर पे एक ऐसे देश जो समृद्ध था, डेवलप्ड है, उसका एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको यहां पे डो जोन्स इंटरनेशनल, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, स्टॉक इंडेक्स है। ये इंडेक्स जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 1896 से आप देख रहे हैं, 1896। तो अपना रखा है बीच में, आपको कितने पॉइंट ऊपर है? 50-60 पॉइंट ऊपर है। कितने? हम जब बुल रन की बात करते हैं 65 में, तो बुल रन 5 साल में खत्म नहीं होता। आप प्लीज समझ लीजिए। 30 में हमने 2003 से 2007 तक या फिर उसके पहले जो छोटे मोटे रनअप देखे, वो बुल रन नहीं थे। नहीं, 2-3 नहीं। बुल रन तो आने का है। राकेश झुंझुनवाला का फेवरेट कोट है कि द मदर ऑफ ऑल बुल रन इज येट टू कम। 1 फरवरी से 8 तक लिया है, 8 मार्च तक। तो उसमें ये तो एक शुरुआती दौर के छोटे छोटे रनअप्स है जो हम देख रहे हैं। में 9,000 बुल रन बहुत बड़ा होता है, बहुत। वो अपनी ट्रेड का It is great. वो देखना है। जब आप ये देखेंगे तो इट विल बी स्पेक्टेकुलर। बहुत कम ट्रेड ऐसी है कि जो गलत। हमने कभी इसकी और अपन एंड टाइम पे जब अपने उम्मीद भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं था इतना बड़ा ये बुल रन होगा आगे जाके। फूड भी अपन ने भाव टू भाव में कवर कर दिया था। प्लीज नोट, किया था कल 5 महीनों को कॉल किया था। आवर कंट्री, हमारा देश अभी भी एक इन्फेंट स्टेज पे है। वो जल्दी भेज दिए। अभी तो पोस्ट लिबरलाइजेशन हम खुले हैं, लंबे हाथ कब मारेंगे? थोड़ा सा मार्केट में आए हैं, गेट में लिया था। थोड़ी हलचल हुई है। हमें बाकी देश, लेकिन किसी के साथ ही है ना। बाकी संस्थाओं ने हमें अभी नोटिस करना शुरू किया है। अभी तो उनकी नजरों में हम आए हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। इट्स अ लॉन्ग 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 वे टू गो। नए पेपर आए बोले कौन है वो? आज भी 70% हमारे देश की जनता क्या है? वो रोज के इसके लिए आया वो 30-40 रुपए भी नहीं कमाती। कहां से निवेश करेंगी, कहां से खर्च करेंगी, कहां से इकोनॉमी में पैसा आएगा? और वो 30% जो है उसमें भी अगर टॉप के 5% हम छोड़ दिए जाए तो बहुत ज्यादा कोई बोला ना, फिर भी उम्मीद नहीं है और बहुत ज्यादा कुछ इन्फ्लो नहीं दिखता है। सो ये हम डो जोन्स का चार्ट आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि एक जो रनअप होता है, जो बुल रन होता है, वो कितना विशाल हो सकता है। आपको आइडिया आएगी कि ये देश ने बहुत कुछ देखा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बहुत देखा है, उसने वॉर्स देखे हैं, बहुत सारे डिप्रेशंस देखे हैं, बबल्स देखे हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटी देखी है। वो अनसर्टेनिटी पॉलिटिकल हो, फाइनेंशियल हो, हर टाइप, क्या वहां पे नहीं हुआ, हर चीज हो चुकी है। हमने उतना कुछ नहीं देखा अब तक। बट यहां पे नोटिस करने वाली बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इसका अगर फ्लो देखेंगे 1896 से एक तरफा है। सो बुल रन कैन बी एनीथिंग, हम अभी देखने जा रहे हैं। इसलिए मैंने आपको पर्पसली ये चार्ट यहां दिखाया। अभी जो बुल रन होता है तो ये एक एलियट वेव्स, टेक्निकल्स में हम एक एलियट वेव्स का जो आधार लेते हैं और उस एलियट वेव्स के आधार पे ही हमने आपको 2010 में ये प्रोजेक्शंस दिए थे कि इक्विटी मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, हम सेंसेक्स एंड निफ्टी की जो बात कर रहे हैं,
ये 2013 तक नहीं बढ़ेगा और 2013 के बाद ही उसमें एक बड़ी मूवमेंट आएगी। ये जिस एलियट वेव्स के आधार पे हमने और ऑफ कोर्स बाकी फंडामेंटल फैक्टर्स के आधार पे आपको बात बताई थी, उसी एलियट वेव्स का आधार लेते हुए उसके पैरेलल्स में मैं आपके बताना चाहूंगा कि जो वेव्स होती है, जो बुल रन होता है, वो किस किस टाइप का होता है, उसके स्टेजेस क्या होती है। अब थोड़ा सा टेक्निकल है, 2 मिनट हम समझ लेंगे उसे। अब देखिए उसकी शुरुआत होती है यहां से, माइनर सबसे पहली चीज होती है माइनर, दिस इज माइनर ट्रेंड, फिर इंटरमीडिएट, फिर प्राइमरी साइकिल, सुपर साइकिल, ग्रैंड साइकिल, सब मिलेनियम, मिलेनियम, सुपर मिलेनियम। सी दीज आर द साइकिल्स, दीज आर द बुल रन्स वी आर येट टू सी। अभी तो हम सिर्फ 1.5 घंटा बस ये 12:30 7 और 6 इस नंबर के बीच में कहीं पे भी है। 1:45 अभी तो माइनर और इंटरमीडिएट में हम वहां से बाहर निकले हैं। हो जाएगा। अभी तो हमें साइकिल के बाद सुपर साइकिल, सुपर साइकिल के बाद ग्रैंड सुपर साइकिल, उसके बाद सब मिलेनियम, मिलेनियम, थ्रू आई गए। सुपर मिलेनियम। एंड bull run doesn't end in 4, 5 years, 10 years or a decade. It goes on for centuries. हम जो यहां बात करने जा रहे हैं 2-4 साल की बात नहीं करने जा रहे, we are talking about decades and centuries. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये बोलूंगा कि अगले 50 साल बाद मार्केट बढ़ेगा, तब तक आप कुछ मत करो। आई एम गोइंग टू सर्टेनली शेयर विद यू कि अभी अगले 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में हमको क्या करना है, दैट ऑफ कोर्स। बट ये आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि इस टाइप की साइकिल्स होती है, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जब तक नहीं होता मार्केट में, रनअप नहीं आता, बुल रन नहीं आता। एक बुल रन होने के लिए स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन चाहिए। अब देखिए, ये देखिए एक कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन एक ऐसा फेज होता है जब मार्केट रेंज बाउंड होता है, एक हाई और लो इसके बीच में मूव होता है। ये कंसोलिडेशन 5 साल, 6 साल, 7 साल का भी हो सकता है। अक्सर 5 साल का तो मिनिमम होता है। इस रेंज में आप देख सकते हो। इनफैक्ट मैंने जब आपको किताब की बात बोली थी कि हमने किताब क्यों नहीं किया, तो आप ये समझ सकते हो कि हमारी जो 2 किताबें हैं और उसमें से खासतौर से जो दूसरी किताब है उसका हम कंसोलिडेशन करना चाहते हैं, इसलिए हमने नई किताब यहां नहीं लाई। हम चाहते हैं कि वो जो भी आपने पढ़ा उसको आप एसिमुलेट कीजिए, उसको समझिए, जानिए, उसका इस्तेमाल ज्यादा अच्छे तरीके से कैसे हो सकता है। दैट इज ऑल्सो इन टेक्निकल लैंग्वेज, अगर मैं स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में बात करूं, दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन। लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस रिविजिट, लेट अस रीडू इट, लेट अस रीलुक इट and see and rediscover and see what best can be done and what we have not done so far. So ये कंसोलिडेशन है। आप देखिए कि जो मार्केट में जो अपनी मूवमेंट आई थी यहां से 1979 से, ये हम सेंसेक्स की बात कर रहे हैं, 1979 से मार्केट 92 तक यहां गया, फिर एक कंसोलिडेशन का फेज था जो कम से कम 10 साल चला और फिर से हमको एक रनअप देखने को मिला जो अभी खत्म हुआ, एंड अगेन वी आर इन ए कंसोलिडेशन फेज। और अब ये देखिए दूसरा चार्ट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमने 13 साल का एक रनअप देखा, फिर 8 साल का कंसोलिडेशन देखा, फिर 5 साल का एक रनअप देखा, ये रिसेंट का है, और अभी 5 साल का कंसोलिडेशन। यानी कंसोलिडेशन के हम एक आखिरी छोर पे हैं, लास्ट स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन। इक्विटी कैनॉट ग्रो विदाउट कॉर्पोरेट अर्निंग्स। जब तक कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, अर्निंग स्ट्रांग नहीं होंगी, तब तक आपको उसका रिफ्लेक्शन इक्विटी प्राइसेस में या उसकी ग्रोथ नहीं दिखेगी। इसलिए इकोनॉमी हैज टू बी स्ट्रांग। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो खास तौर से 4 फैक्टर्स ध्यान में आते हैं। एक होता है फिस्कल डेफिसिट, दूसरा होता है इन्फ्लेशन, तीसरा होता है करेंसी, और हम जीडीपी की बात करते हैं। तो खासतौर से ये 3-4 फैक्टर्स पे गौर किया जाता है जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं। मैं 1 बाय 1 आपको फैक्टर्स दिखाऊंगा और ये बताने की आपको कोशिश करूंगा कि वो फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम अभी कहां स्टैंड करते हैं।
क्या वाकई में वो फैक्टर्स और आने वाले जिस हम बुल रन की बात कर रहे हैं वो कहीं कोइंसाइड हो रहे हैं? क्या सही में ऐसी स्थिति आ चुकी है कि वो फैक्टर्स को लेकर हम कंफर्टेबल है और एक टेक ऑफ की स्टेज पे हम उस पर बात करेंगे? बट economy in general plays a very important role in the growth of the overall, be it equity, be it mankind, everything that will take a one by one. ये एक स्लाइड मुझे लगा कि मैंने आपके साथ शेयर करनी चाहिए, वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड। ये जो अभी सर्वे हुआ था, इकोनॉमिक सर्वे बजट के पहले जो होता है, वो सर्वे में ये दो बातें बहुत ध्यान में आई कि इंडियन स्टॉक्स गेव सेकंड हाईएस्ट रिटर्न्स ग्लोबली इन 2012। डू यू नो दिस? दिस वाज द इकोनॉमिक सर्वे ग्लोबली। और दूसरा ये था कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉरेनर्स हैं, वो चाहते हैं कि हम वो सभी की सभी इंडस्ट्रीज इस देश में खोल दें उनके लिए। वो हर जगह आना चाहते हैं, वो हर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। अब सोचो, लीगल और अकाउंटिंग सर्विसेज में भी उन्हें आने की इच्छा है हमारे देश में। मतलब वो हमारे देश से कितनी उम्मीदें हैं उनको, क्या सोच रहे वो, क्या मिलेगा उनको यहां पे। ये पोटेंशियल है इस देश का। हम जो बात कर रहे थे फिस्कल डेफिसिट की, फिस्कल डेफिसिट यदि हमने देखा होगा 2007 से ऊपर गया 6.5 तक, फिर 4.8 तक आया, फिर 5.7 तक गया, फिर 5.1 पे आया। और अभी रिसेंटली हमने फाइनेंस मिनिस्टर की जो स्पीच सुनी होगी, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि वी आर एक्सपेक्टिंग द डेफिसिट टू 4.8 अगेन नेक्स्ट ईयर। सो थिंग्स आर वेरी मच इन कंट्रोल। ये बढ़ गया था, अभी कंट्रोल में है। और गवर्नमेंट, ये जो टारगेट है गवर्नमेंट का, ये निश्चित तौर पे अचीवेबल है और ये जरूर इसको करेंगे। उसका कारण ये है, ये स्लाइड आप गौर कीजिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। लेट अस स्पेंड सम टाइम ऑन दिस स्लाइड। क्योंकि अगर ये बात अगर हमें समझ गई, मैं बोलूंगा कि पूरे के पूरे आज के इस सत्र में यदि ये बात हमें समझ जाते हैं तो हमें बाकी कुछ समझने की जरूरत नहीं है। हमें इकोनॉमी के साथ क्या हो सकता है, हमारे देश के साथ क्या हो सकता है, और ऑब्वियसली इस फाइनेंशियल मार्केट के साथ क्या होता है, उसका पूरा सार समझ में आएगा। वर्ल्ड ओवर एंड स्पेशली इन यूएस, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप, यहां पे जो क्राइसिस आए उसका एक प्रमुख कारण यह था कि वहां की जो इकोनॉमी थी वो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी थी। इट वाज इकोनॉमी बेस्ड ऑन स्पेंडिंग्स। आप खर्च कितना करते हो उस पर वो इकोनॉमी उनकी आधारित थी, उस पर आश्रित थी। और जब जब किसी देश की इकोनॉमी खर्चे के ऊपर, कंजम्पशन के ऊपर आश्रित होती है तो क्या होता है, वो पैसा कहां से आता है, वो पैसा बोरोइंग से आता है। एंड रिमेंबर, इफ यू आर बोरोइंग एंड इफ यू आर स्पेंडिंग, इसमें कोई फंडामेंटल स्ट्रेंथ नहीं होती। एक ना एक दिन वो साइकिल कहीं ना कहीं ब्रेक होती है। इसलिए इकोनॉमी विच इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन, इकोनॉमी विच इज बेस्ड ऑन स्पेंडिंग, which is backed by borrowings, cannot sustain and it has to crash one day। जो हमने अभी देखा है, यूरोप में देखा है, हमने अमेरिका में देखा है, फिर सब प्राइम क्राइसिस हो या कोई दूसरा हो, ये सब हम देख चुके हैं। ये पूरा जो ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ था, इसका सबसे बड़ा कारण ये एक रीजन था। और खुशी की बात यह है कि हमारे देश में ऐसा नहीं होता। Our economy is not led by consumption or spending. Our economy is guided by savings and investments. एक इकोनॉमी एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन पे बेस्ड होती है और दूसरी इकोनॉमी बेस्ड होती है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स पे। एंड वी आर प्राउड
to say we are based on the second. Savings has a fundamental strength. Investments has a fundamental strength. ये सेविंग्स को मोबिलाइज करने के लिए सरकार काफी सारी नीतियां बना रही है. हमारे सरकार ने ये इस चीज को जान लिया है कि ये जो हमारे देश में काफी सारी अनप्रोडक्टिव एसेट्स है, बहुत सारी अनप्रोडक्टिव एसेट्स है. आप गोल्ड कह लीजिए, गोल्ड में, आप रियल इस्टेट में कह लीजिए, आप एग्रीकल्चर लैंड में कह लीजिए, मतलब ऐसी एसेट्स है जिसका कोई एक्सचेंज नहीं होता इकोनॉमी में, जो पड़ी है पड़ी है पड़ी है पड़ी है. कई मंदिर, कई संस्थान ऐसे हैं कि जहां पे गोल्ड पड़ा है तो पड़ा है, उसका एक देखने के अलावा, एक संचय के अलावा उसका वैसे विशेष कोई इकोनॉमी में योगदान नहीं है. ऐसे बहुत सारी अनप्रोडक्टिव एसेट्स हमारे देश में है. तो इस बार फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच में उन्होंने खास तौर से बताया कि ऐसे प्रावधान किए जाएंगे बहुत ही जल्द कि ये जो अनप्रोडक्टिव एसेट्स है इन्हें हम बाहर लाए, इन्हें हम मोबिलाइज करें. तो गवर्नमेंट्स काफी सारी इंसेंटिव्स हमें इस पर्टिकुलर अनप्रोडक्टिव एसेट्स को मोबिलाइज करने के लिए बहुत ही जल्द देने वाली है. उदाहरण के तौर पे आप एक गोल्ड बॉन्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक हायर इंटरेस्ट बेस्ड बैंक डिपॉजिट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के आपको टैक्सेशन में कुछ इंसेंटिव्स मिल सकते हैं. तो गवर्नमेंट की ये पूरी कोशिश रहेगी कि किसी ना किसी तरीके से ये अनप्रोडक्टिव एसेट्स मोबिलाइज हो, चैनलाइज हो, इकोनॉमी में जाए, और जिससे ओवरऑल कॉर्पोरेट ग्रोथ हो, बिजनेस हो, एक्सचेंज हो, एक्सपेंशंस हो. ये एक पूरी सोच है. तो अब इसके लिए महत्वपूर्ण क्या है? क्या अकेली सरकार के प्रावधान काफी रहेगी, उनकी नीतियां काफी रहेगी? नहीं. मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं, आई अर्ज ऑल ऑफ यू, सो प्लीज पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट इनिशिएटिव. जितने भी अनप्रोडक्टिव एसेट्स है उस पर आप कॉल ले, क्योंकि वो देश के लिए, खुद के लिए भी अच्छा नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है. और वो प्रोडक्टिव एसेट अगर हम चैनलाइज कर सके तो निश्चित तौर पे आपको इस देश में एक बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी. हम चाहे तो ओवरनाइट बड़े से बड़े देश को कॉम्पीट कर सकते हैं, इतनी बड़ी इकोनॉमी हो सकते हैं. और यदि इकोनॉमी ग्रो होगी तो अर्निंग्स ग्रो होंगे. ऑब्वियसली हमारा हम जो बुल रन की बात कर रहे हैं, छोटा मोटा कोई बड़ी बात नहीं है, हमें तो ग्रैंड साइकिल्स देखने को मिलेंगे. इट इज नथिंग. अब तक जो हमने देखा वो कुछ भी नहीं था. सो ये सब चीजें लिंक्ड है आपस में. एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है पीएसयू को डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात कर रही है. अब गवर्नमेंट पीएसयू को डिसइन्वेस्टमेंट क्यों करती है? क्योंकि वो एक जरिया है जिससे गवर्नमेंट फंड्स रेज करे और फिस्कल डेफिसिट को कम करे. अब ये जब पीएसयू का डाइवेस्टमेंट होता है तो गवर्नमेंट, देखिए, हमें डिस्काउंट पे ऑफर करते हैं स्टॉक्स को, और ये हमारा एज अ सिटीजन ऑफ दिस नेशन, ये हमारी ड्यूटी है कि वो पीएसयूज में हम हमारा निवेश करें. ये याद रखिएगा आप कि कल जाके जब इंडिया विल बी अ सुपर पावर, और वन ऑफ द सुपर पावर्स, मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, मैं बार बार बताता हूं कि दीज पीएसयूज विल बी सुपर कंपनीज. ये जितने भी पीएसयूज है बड़े बड़े, उदाहरण के तौर पे ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इवन टू सम एक्सटेंट आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी ले सकते हैं उसमें, देन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, सी इट्स अ लॉन्ग लिस्ट. ये स्टॉक्स में हमने क्यों निवेश करना चाहिए? क्योंकि इनका मोनोपोली बिजनेस है, इनका मेजर मार्केट शेयर है, इनके जो एसेट्स है, इसमें से कई पीएसयूज तो ऐसे हैं कि जिनके एसेट्स का रीवैल्यूएशन कई सालों से नहीं हुआ है. ऐसे भी एसेट्स हैं.
मतलब वो हो सकता है कि उन्होंने वो जमीन, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं छोटा सा, उन्होंने वो जमीन आज से 50-100 साल पहले 100 रुपए के भाव से खरीदी होगी, 100 रुपए, सिर्फ 100 रुपए के भाव से खरीदी होगी। वो जमीन की शायद आज कीमत 1,000, 10,000 करोड़ हो, बट उसका रिवॉल्यूशन नहीं हुआ है। ये एक हिडन एसेट्स है जिसे हमें समझने की जरूरत है। जब हम उस कंपनी में निवेश करते हैं तो हम देश की एक बहुत बड़ी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, और हम सिर्फ कंपनी में निवेश नहीं कर रहे, वो कंपनी के वो जो एसेट्स है जिसका रिवैल्यूएशन अब तक नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, हम उसके भी हिस्सेदार बनते हैं। इसलिए भविष्य में जब भी आप पीएसयूज में इन्वेस्ट करें तो आप खुद को भी मदद कर रहे हो, देश को भी मदद कर रहे हो। उसमें कोई शॉर्ट टर्म अप्रोच ना रखिए, लॉन्ग टर्म रखिए, उसका लंबा रखिए। आप सब जानते होंगे कि 2004 से 2007 के बीच में जब मार्केट ऊपर गया था, जब हमने बुल रन देखा था, तो वो बुल रन लगभग 4 से 4.5 गुना था। लेकिन 4 से 4.5 गुना बुल रन होने के बावजूद जितने भी पीएसयूज थे, वो सभी पीएसयूज कम से कम 11 से 12 गुना ऊपर गए थे। सो ऑल पीएसयूज हैव आउट परफॉर्म्ड। और फिर से इस बार वो दोहराया जाएगा। सेबी की अगर आप नीतियों को समझें तो सेबी ने लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए एक ऑर्डर पास किया था कि 25% ऑफ द होल्डिंग शुड बी विथ पब्लिक एट लार्ज। एक ऑर्डर है कि आपको आपकी कंपनी की जो 25% होल्डिंग्स है वो पब्लिक में बांटनी पड़ेगी। पब्लिक शुड ओन दैट। क्यों? बिकॉज सेबी वांट्स, द गवर्नमेंट वांट्स पब्लिक पार्टिसिपेशन। और ये जो रूल था, ये रूल अब तक पीएसयू के लिए लागू नहीं होता था, तो रिसेंटली सेबी ने पीएसयू के लिए भी ये रूल लागू कर दिया है कि 5% ऑफ द होल्डिंग, ऑफ 25% ऑफ द होल्डिंग शुड बी हेल्ड बाय पब्लिक। क्यों? पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। आज भी हमारे देश में सिर्फ 1% लोग हैं जो इक्विटी में निवेश करते हैं। आज भी हमें इक्विटी में भरोसा नहीं है, और आज हम इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते, हम कंपनीज में पैसा नहीं लगाते, और हम खुद धरने पे जाके बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि ये रिटेल सेक्टर में एफडीआई नहीं आना चाहिए। मुझे बताइए, हमें किसने अधिकार दिया है? किसने अधिकार दिया है? अरे जब हम देश के लोग, नागरिक, जब हम खुद पैसा नहीं लगा रहे तो सरकार क्या करेगी? सरकार को बाहर से निवेश लेना पड़ेगा, एफडीआई से के जरिए ही पैसा लाना पड़ेगा। ये हमारा प्रॉब्लम है, सरकार का नहीं है। और दूसरों को अगर हमारे देश में अपॉर्चुनिटी दिखती है और हमको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है तो ये उनका प्रॉब्लम है कि हमारा प्रॉब्लम है? इस पर हमें कॉल लेना पड़ेगा। इसलिए भविष्य में इस टाइप के कभी भी अगर आप कोई धरने देखें तो सोचे कि वो धरनों का हमने हिस्सा बनना चाहिए, कि उन्हें हमें मार्गदर्शन करना चाहिए। देश कहां जा रहा है, हमने देश को कहां लेके जाना चाहिए, यह हमारा कॉल है। और निश्चित तौर पर मैं अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, एक देश के नागरिक, जागरूक नागरिक होने के नाते, एक जो पेट्रियोटिज्म मेरे में देश के प्रति है, मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो मेरी एक छोटी सी कोशिश है, पहल है, कि हमने इस विचारधाराओं का अवलंबन करना चाहिए। इसमें आप जरूर मुझे मदद दें, और मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित तौर पर इस विचारधारा को आगे भविष्य में बाकी लोगों के साथ रखेंगे। सो व्हाट वी नीड इज अ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बेस्ड ग्रोथ, जो हमारे देश में होने जा रही है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, और ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है। आगे जाके इस फाउंडेशन के साथ जब हम आगे चलेंगे तो निश्चित तौर पे कोई फ्रॉड, कोई स्कैम्स या कोई अनसर्टेनिटी हमें नहीं मिलेगी। इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी विल गोइंग टू सी इन फ्यूचर। जीडीपी की जब हम बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जीडीपी का गिरावट हम क्वार्टर बर क्वार्टर देखते आ रहे हैं, गिरते जा रहा है, काफी नीचे आ चुका है। लेकिन आप ये निश्चित तौर पे समझ लीजिए, मान लीजिए कि फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच के बाद और उनके जो प्रावधान है उसे अगर हम समझे, उसका एनालिसिस करें, और हम जिस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बेस्ड हमारे फाउंडेशन, हमारे ग्रोथ की अगर बात करें, उसको हम समझ ले, कितना पैसा मोबिलाइज हो सकता है उसको हम समझ ले, तो निश्चित तौर पे अगले साल, नेक्स्ट ईयर, यू कैन सी अ जीडीपी ऑफ 8% प्लस। निश्चित तौर पे इट विल बी 8% प्लस। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की अक्सर बातें होती है कि इन्फ्लेशन, देखिए इन्फ्लेशन को लेके बहुत ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है।
इन्फ्लेशन ये कोई ऐसे नेगेटिव फैक्टर नहीं है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. एनी डेवलपिंग नेशन विल ऑलवेज हैव हाई इन्फ्लेशन. यूजुअली अ डेवलपिंग इकोनॉमी हैज टू बी एन इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी. वहां डिमांड ज्यादा होती है. यहां पे ऐसा ही रहता है, ग्रोथ ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगा. व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि उस इन्फ्लेशन को रेगुलेट करना, उसकी जरूरत है. और उस इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने की कोशिश, उसका प्रयास हमेशा आरबीआई करते रहता है और वो कर रहा है. आरबीआई बखूबी अपना काम कर रहा है उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए. इन्फ्लेशन कम या ज्यादा इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं. इट शुड बी रेगुलेट, इट शुड बी इन लाइन विद द इकोनॉमी, सो इट विल बी हाई ऑलवेज. सो इन्फ्लेशन इज नॉट अ कंसर्न. बट एक अच्छी चीज ये होगी कि इन्फ्लेशन के चलते जो रिपो रेट्स में हमने तेजी देखी थी, काफी रिपो रेट हमारे ऊपर आ गए थे, आपने सुना होगा. अब ये रिपो रेट ऊपर आने के बाद और जिस तरीके का एक माहौल है, वातावरण है हमारे देश में, इट इज क्वाइट कंड्यूसिव. हम जो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो भी पॉलिसीज थी आरबीआई की, उसके बेसिस पे आज हमें ये स्कोप है आरबीआई के पास कि ये रेट्स को फिर से नीचे करेंगे. अब ये रेट जब नीचे जाएंगे, ये पूरा रेट जब, रिपो रेट जब नीचे आएंगे तो क्या होगा, हमारा जो फाइनेंस है वो चीप हो जाएगा. जब भी फाइनेंस चीप होता है, सस्ता होता है, तो इकोनॉमी में ग्रोथ आती है, एक्सपेंशंस होते हैं. अब जरूरत यहां पे सिर्फ रेट कम करने की नहीं है, जरूरत यहां पे इस चीज की भी है कि ये फाइनेंस अवेलेबल करा के देना. वो निश्चित तौर पे हमारे लिए एक चैलेंज है, जिसकी कोई ना कोई एक संभावित परिस्थिति है, में सरकार कुछ ना कुछ कर ही रही होगी, करेगी, ऐसी उम्मीद है. तो ये सब फैक्टर्स कहीं ना कहीं एक बुल रन की तैयारी करते हुए आपको दिखेंगे. बुल रन की तैयारी के पहले की जो शुरुआत होती है, उसकी जो प्री रिक्विजिट्स होती है, वो सब के सब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और एक बुल रन को आमंत्रित कर रहे हैं. इस चीज को समझिए कि बुल रन ऐसा नहीं कि जो कल से शुरू होगा. नो, इट विल टेक सम टाइम बट इट विल स्टार्ट. वो स्टार्ट होने के पहले की जो संभावित परिस्थितियां हैं, क्या वैसी बन रही है या नहीं बन रही है, उस पर हम चर्चा कर रहे थे. तो वो बन रही है, हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं. एक स्ट्रांग इकोनॉमी इज इक्वल टू स्ट्रांग करेंसी. मैंने जैसे आपको बताया कि फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन, जीडीपी, ये इकोनॉमी के तीन फैक्टर्स होते हैं. चौथा फैक्टर इज करेंसी. करेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने हमारे एनआरआईज जो मित्र है, परिवार के सदस्य हैं, उनको ये एनकरेज करना चाहिए कि जब जब डॉलर का रेट बढ़ता है, यानी आपको रुपए ज्यादा मिलते हैं, डॉलर का रेट बढ़ता है यानी आपको रुपए ज्यादा मिलते हैं. यदि मान लीजिए आज 55 रुपए का भाव है, तो इसका मतलब $1 देके आपको 55 रुपए मिलते हैं. तो जब भी डॉलर का रेट ऊपर जाता है, तो आपके रिलेटिव्स को हमें एनकरेज करना चाहिए कि आप उसे कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज में और निवेश करें, उस पर ब्याज भी कमाएं. उससे क्या होगा, हमें डॉलर ज्यादा मिलेगा, हमारे देश में फॉरेक्स ज्यादा आएगा, पैसा यहां रहेगा जब तक वो निवेश किया हुआ है. वैसे ही जब रुपये अप्रिशिएट होती है, यानी डॉलर डिप्रिशिएट होता है, यानी डॉलर नीचे आता है, तब हमें पैसा डॉलर में फिर से कन्वर्ट करना चाहिए. ये एक प्रोसेस शुरू हो चुकी है. जितने भी एनआरआईज है वो इतने जागरूक हो चुके हैं कि वो इन सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं. अब करेंसी एक्सचेंज, करेंसी का जो काम होता है वो बड़े पैमाने पे एक्सचेंज में हम देखने को मिलता है. तो वहां पे ये सब चीजें शुरुआत हो गई है. लोगों ने इस चीज को समझ लिया है कि हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अल्टीमेटली इस वर्ल्ड इकोनॉमी में जो भी कुछ होता है, इट इज डायरेक्टेड बाय करेंसी एंड दैट टू डॉलर. डॉलर इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर वो क्रूड हो, गैस हो, गोल्ड हो, कमोडिटीज हो, इक्विटी हो, एवरीथिंग उस सब का संबंध डॉलर से है. डॉलर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आप सबकी जानकारी के लिए डॉलर अभी 57 रुपए तक जाने की संभावना है और 57 रुपए के एक पीक के बाद फिर हम
एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डॉलर कुछ 50 या 50 के नीचे आए। तो अभी तो डॉलर एक तरफा ऊपर जाएगा, लेकिन भविष्य में यह हम देखने को मिलेगा कि हमारी जो करेंसी है अगर स्ट्रांग हो रही है, हमारी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, कैसे जानेंगे हम? जब डॉलर का रेट नीचे आएगा। तो हमारी करेंसी जब स्ट्रांग हो रही है तो ये एक उस बात का सबूत होगा कि हम एक स्ट्रांग इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो स्ट्रांग इकोनॉमी, इंडियन फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव करने के लिए हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा चाहिए, इंपोर्ट कम चाहिए, हम सब जानते हैं। कम इंपोर्ट्स जब होगा तब करेंसी हमारी जो है, हमारा जो रूपी है वो स्ट्रांग होगा। मेजर पार्ट जो हमारा इंपोर्ट का है वो है ऑयल। ऑयल में हमारा मेजर इंपोर्ट होता है। गवर्नमेंट काफी इनिशिएटिव्स ले रही है कि ये ऑयल इंपोर्ट को हम कम कैसे करें। काफी सारे प्रावधान किए गए हैं। जो अभी रिसेंटली जो शेल गैस आपने सुना होगा, दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव इन दिस डायरेक्शन। तो आप ऑयल इंपोर्ट जैसे ही हमारा कम होगा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उसका एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट हमारे करेंसी पे, हमारे रूपी पे आपको देखने को मिलेगा। सो इन जनरल हमारी ये कोशिश चाहिए, अगर हम फिर से पेट्रियोटिक सोचे थोड़ा सा, तो कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वी शुड बी कॉन्शियस। आज हमारे देश में एक एक घर में 2-2, 3-3 कार्स हैं। वी आर हैप्पी टू ड्राइव दैट कार, बट ये कल्चर वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है। आप यूएसए में देखिए, चाइना में देखिए, यूरोप में देखिए, दे हैव स्विच बैक टू साइकिल्स, दे आर ड्राइविंग साइकिल्स। पावर, इलेक्ट्रिसिटी का कंजर्वेशन, उसकी जागरूकता है वहां के लोगों में, हमारे यहां नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम जब ये कंजर्वेशन की बात करते हैं, पावर, फ्यूल, एवरीथिंग, तो वी आर एडिंग टू आवर नेशंस ग्रोथ। ये याद रखिए, इससे नेशन की ग्रोथ हो रही है, नेशन का नुकसान नहीं होता। आज भी इंडिया पे लोगों को इतना फेथ है। आप देखिए इंडिया ने पैसा बाहर कितना लगाया वो नीले इसमें दिखाया है, और बाहर वालों ने, फॉरेनर्स ने इंडिया में कितना पैसा लगाया वो ऊपर गोल्डन में दिया है। आप देखिए आज भी इंडिया में पैसा ज्यादा आ रहा है, इंडियंस बाहर कम इन्वेस्ट करते हैं। वी आर नॉट इन्वेस्टिंग, फॉरेनर्स आर इन्वेस्टिंग इन आवर कंट्री। तो ये एक पिक्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बताइए कि अगर सरकार ने हमको सब कुछ दे दिया, सब्सिडीज भी दे दी, टैक्स रेट भी कम कर दिया, सब कुछ कर दिया, कैन बी रन अ नेशन? वी कैन नॉट। इसलिए यदि हम एक समझदार नागरिक हैं इस देश के, तो हमारी सोच यह होनी चाहिए कि सब्सिडीज, इंसेंटिव्स, टैक्स रिबेट्स, इससे देश का नुकसान होता है, देश का फायदा नहीं होता। सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? इसलिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट, कि मनी शुड कम इन टू द सिस्टम। सो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे घर में 2 कार्स तो होती है, लेकिन पेट्रोल का भाव 2 रुपए से बढ़ गया तो हमें तकलीफ होती है। मुझे ये नहीं समझ में आया कि पेट्रोल का भाव 2 रुपए से बढ़ने से हमको तकलीफ क्यों होती है, 2 कार खड़ी रही उसकी हमको तकलीफ क्यों नहीं होती। सोचने वाली बात है। टैक्स परसेंट में साल भर में 500-1000 रुपए प्लस माइनस हो गए तो हमको तकलीफ होती है, क्यों? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? सी, टैक्स हैज टू बी पेड, टैक्स शुड बी देयर, एंड विद दैट टैक्स ओनली द गवर्नमेंट कैन carry out the growth process. They can carry out various projects which will lead to growth. So going forward हमारी एक सोच ये होनी चाहिए कि say no to subsidies, say no to tax rebates, say no to incentives. We should be a good taxpayers. We should try to contribute as much as we can.
वो हम और हमारे बाद की जनरेशन को निश्चित तौर पे ज्यादा फायदेमंद होगा। एफडीआई मैंने जैसे बताया कि फॉरेन हमारे हर क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन्हें हर एक क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना, अकाउंटिंग, लीगल, एवरीथिंग, यू जस्ट नेम इट, दे वांट टू गेट इनटू एवरीथिंग। यदि हमारे सरकार ने निर्णय नहीं लिया हो, होल्ड पे रखे हैं कुछ सेक्टर्स को, लेकिन उनकी तरफ से वो चाहते हैं कि वो हर जगह जाए। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है अभी हमारा 50 to 75 जब चला जाएगा, इट विल बी स्लाइटली ऑप्टिमिस्टिक, और 75 to 100 के बीच में इट इज ऑप्टिमिस्टिक। वी आर एट स्लाइटली पेसिमिस्टिक। हमारा जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, जिस दिन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स हमारा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, आप देखेंगे ग्रोथ आएगी। आज जो हमारा कंज्यूमर है वो उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, पेसिमिस्टिक है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस विल ड्राइव द ग्रोथ, जिसकी शुरुआत आप देख सकते हो रही है। अब देखिए पहले कितना हुआ करता था कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, अब देखिए, सॉरी, यहां से देखिए कॉन्फिडेंस इज बिल्डिंग, इट इज, ये डाउन था, इट इज अगेन पिकिंग अप एंड इट हैज इनफैक्ट ग्रोन गॉन अबव, अभी 50 के रेंज में आ चुका है। ये फिगर्स आप देख सकते हैं। इनफैक्ट ये फिगर्स देख के आपको ये आइडिया आएगी, अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स बढ़ रहा है यानी इकोनॉमी ग्रो हो रही है। अगर इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो निश्चित तौर पे हमारा मार्केट भी ग्रो होगा। ये एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन के लिए बहुत ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ स्टैटिस्टिक्स चाहिए, कुछ फिगर्स चाहिए जो हमेशा पब्लिश होते हैं। हम उस पर से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या हमने एक्सपेक्ट करना चाहिए। वोट 2014 में इलेक्शंस है, और यदि अगर वाकई में 2014 में हुए तो, उसके पहले हुए तो बात अलग है, बट मान के चलिए कि 2014 में इलेक्शन होगा तो एक मन में सवाल होगा कि ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस बुल रन के लिए। और जब हम बुल रन की बात कर रहे हैं तो हमने सभी फैक्टर्स के बारे में सोचा, तो व्हाट अबाउट पॉलिटिकल फैक्टर्स? इलेक्शंस मालूम है आने वाले हैं, या तो 2014 में आएंगे या उसके पहले आएंगे, लेकिन आना पक्का है। तो इलेक्शन के दौरान होता क्या है, जब भी हमने अगर पास्ट में देखा होगा तो इलेक्शन के पहले एक अनसर्टन वातावरण रहता है, होगा नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वी डोंट नो। और मार्केट यूजुअली क्या होता है, फिर एक रेंज बाउंड हो जाता है, और जब वो रेंज बाउंड हो जाता है तब देयर इज नो स्कोप, नथिंग मच टू एक्सपेक्ट। अक्सर यहां पे मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, ये पर्टिकुलर स्लाइड दिखा के, कि मई 2009 हम सब जानते हैं इट वॉज अ हिस्टोरिकल गैप अप, इफ यू नो, इट वॉज अ हिस्टोरिकल गैप अप। जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में आई थी 2009, ये गैप अप, और ये हिस्टोरिकल गैप अप है। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इक्विटी मार्केट इतनी बड़ी गैप कभी नहीं हुई थी। उस दिन सर्किट लगा था, और इसके जस्ट पहले मार्च 2009 के आसपास हमने इसको हमने जो एग्जिट का आपको बताया था, जनवरी 2008 में एग्जिट, जो क्रैश के पहले जो रिकॉर्डेड है, आप में से काफी लोग अवगत होंगे, वो चार्ट मैं यहाँ आपको नहीं लाया। उसके बाद मार्च 2009 में हमने री एंट्री की बात बोली थी, और वो री एंट्री होने के बाद यहां पे जून 2000 यहां पे कहीं तो भी हमने एग्जिट भी करवाया था। कहने की बात यह है कि कोई भी सरकार आए, कोई भी आए, ये तो निश्चित है कि बहुमत नहीं मिलेगा, कोई ना कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। जिस तरीके से हमारा देश एक ग्रोथ पाथ पे चल रहा है, ये इरिवर्सिबल नहीं हो सकता, इसमें आप इसको वापस नहीं ला सकते। सरकार चाहे कोई भी हो, उनकी विचारधाराओं चाहे कोई भी हो, दिस ग्रोथ प्रोसेस इज फोर्स्ड ऑन द इकोनॉमी, इट इज फोर्स्ड ऑन आवर कंट्री, क्योंकि यहां पे निर्णय हम अकेले नहीं लेते। नाउ वी आर अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। कल जाके किसी सरकार ने बोला कि ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, इट इज अ पार्ट। कल जाके आप चाहो नहीं चाहो, आपको बाकी लोग ड्राइव करेंगे। सो ये निश्चित है कि ये जो ग्रोथ साइकिल शुरू है, जो ग्रोथ प्रोसेस शुरू है, जो हम देख रहे हैं, ये इरिवर्सिबल है, ये बदली नहीं जा सकती, फिर चाहे केंद्र की सरकार में कोई भी क्यों ना आए।
इसलिए हम बहुत ज्यादा उस विश्लेषण पे कि क्या होगा पॉलिटिकली, फिर उसका इंपैक्ट इक्विटी मार्केट पे क्या होगा, ये आप ना सोचें। और ये भी मैं आपको फिर से एक बार आश्वासन देता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सरकार आए, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना खड़ी हो इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद, इफ यू फॉलो बाय लो सेल हाई, आप एकदम निश्चित तौर पे यह सोच सकते हैं कि आप सेफ है, आपको कुछ नहीं होगा। बाय लो सेल हाई, ये एक ही मंत्र है, ये हमें फॉलो करना है, फिर बाहर चाहे कुछ भी हो। इनफैक्ट हमने एक सर्वे किया था, और ये मैंने ही, काफी लोगों ने सर्वे किया है, कि एक ऐसा ट्रेडर या एक ऐसा निवेशक या ऐसा इन्वेस्टर बोल लीजिए इन जनरल, जो हर टाइप की न्यूज को सुनता है, हर टाइप की इंफॉर्मेशन का विश्लेषण करता है और नतीजे पे आता है कि मैंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, एक तरफ वो, दूसरी तरफ जो कुछ गोल्डन रूल्स को फॉलो करता है, ये न्यूज और ये सब बाकी की बातें, किसी किसी की कुछ भी नहीं सुनता है। ये दोनों के जब निवेशक का, इनके रिजल्ट का जब हमने एक एनालिसिस किया, और मैंने नहीं, बहुत लोगों ने किया, ये हकीकत है, तो ये ध्यान में आया कि जो ग्रुप जितना कम एक्सपोज था बाहर की दुनिया को, न्यूज को, इंफॉर्मेशन को, ये वो उसने सबसे ज्यादा पैसे गंवाए हैं, और जिसके पास कम से कम इंफॉर्मेशन थी और जिसने सिर्फ गोल्डन रूल्स को फॉलो किए, उसी ने पैसे कमाए। हकीकत है, मान लीजिए इस बात को। बिकॉज व्हेन यू गेट द न्यूज, यू गेट इन बोथ वेज, प्लस माइनस। अब तय क्या करोगे, ये भी करो वो भी करो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए वैसा भी नहीं करना चाहिए, मैंने करना क्या चाहिए? सो यू एंड अप टेकिंग नो डिसीजन। Whereas when you follow golden rules, you go ahead and take the decision irrespective of whatever it may be. वहां पे सेंटिमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं रहते, वहां पे फंडामेंटल्स, डिसीजंस इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये याद रखिएगा कि निचले स्तर पे जो परिस्थितियां होती है वो कभी भी विपरीत ही रहेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। निचले स्तर पे परिस्थितियां कभी भी विपरीत ही रहेगी, वो आपको कभी भी प्रोत्साहित नहीं करेगी कि आपने निवेश करना चाहिए। निचले स्तर पे हम हमेशा एक डिप्रेशन रहेगा, डर बना रहता है। कभी कोई आपको ये नहीं बोला कि आप खरीद लो, आपको भी लगता है कि नहीं यार और गिरेगा तो क्या, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि निचले स्तर पे खरीदने के बाद ही हम मुनाफा कमा सकते हैं। वैसे ही ऊपर के स्तर पे बहुत पॉजिटिव होता है सब कुछ, और जब सब कुछ पॉजिटिव होता है तभी समझ जाना कि अब ये नेगेटिव होने की शुरुआत है। तो ये एक, इसके लिए हम बहुत संवेदनशील होते हैं। हमारे जो सेंटिमेंट्स होते हैं हमने उसको बाजू में रख के करना ये चाहिए कि जो कुछ गोल्डन रूल्स है जिसमें कोई इमोशन सेंटिमेंट्स की कोई जगह नहीं है, उसको अगर हमने फॉलो किया तो ही हम पैसा कमा सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको एक ही मंत्र बार बार बताता हूं, दे सकता हूं, वो है बाय लो सेल हाई। और बाय लो सेल हाई को कैसे ऑपरेट किया जाता है ये आप सबको बुक के जरिए मालूम है, आर्टिकल्स, इन्वेस्टर्स मीट के जरिए बार बार लगातार इसकी जानकारी दी जाती है कि कौन से लेवल पे है, हम कौन से स्तर पे है। इनफैक्ट जब जरूरत है तब उसकी जानकारी दी जाती है, क्योंकि ये एक रोज नहीं बदलता। एक साइकिल इक्विटी की या एक साइकिल गोल्ड की ये 1.5 से 2 साल तक चलती है, एक लंबी अवधि का रहता है। ये कोई रोज ऊपर नीचे होने वाला रूल नहीं है, और ऐसा रूल जो रोज ऊपर नीचे होता है वो रूल हो ही नहीं सकता। रूल हैज टू बी स्टेबल, स्टेडी। कर दिया, आप बैठे हो, निश्चिंत हो, ऐसा होता है रूल। सो डोंट वरी अबाउट इलेक्शंस, डोंट वरी अबाउट एनी अदर न्यूज, कोई स्कैम, कोई क्राइसिस, ये सब बाजू में रखिए। फॉलो RSI, buy low, sell high, and you are through, and you can really ride the next bull run. So be prepared. ये 2003 से रनअप था, अभी हमने कंसोलिडेशन देखा है। स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद ही एक स्ट्रॉन्ग रनअप होता है। तो मैंने आपको ये फिर से स्लाइड को दोहरा रहा हूं कि अब हम एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के फेज में हैं। ये आप स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन में देख रहे हैं, यहां पे
ये स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन निश्चित तौर पे एक बुल रन की शुरुआत होने की हमें एक चिन्ह दे रहा है। अब सवाल यह है कि अब जो हो रहा है मार्केट में क्या हो रहा है और इसके बाद क्या होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अब तक जो मार्केट में हुआ है, हमने 19,000 20,000 का सेंसेक्स देखा है। हो सकता है कि मार्केट यहां से थोड़ा सा और ऊपर जाए। अब आपका जो दूसरा सवाल था कि मार्केट ऊपर जाने से पहले, बुल रन से पहले क्या होने वाला है मार्केट में, अब मैं उस पर बात करता हूं। पहला सवाल यह था कि बुल रन शुरू कब होगा, तो वो मैंने आपको बताया कि 2013 के बाद से, जिसकी शुरुआत अभी हो गई है। दूसरा सवाल कि जो बुल रन जो शुरू होगा उसके पहले क्या होगा, तो उसके पहले कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी। इतना आसान नहीं है, इसको आप समझ लीजिए। बहुत सारे उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलने वाले हैं 2014 के पहले, बहुत सारे। सबसे पहले तो यह होगा कि अब जो 19,500 और 20,000 के आसपास जो सेंसेक्स है, हो सकता है यहां से 5-10% मार्केट और ऊपर जाए, हो सकता है या ना भी जाए। लेकिन गया तो उसके ऊपर नहीं जाएगा। एक लिमिटेड अपसाइड मूव है, लिमिटेड, ज्यादा स्कोप नहीं है वहां पे। क्योंकि स्कोप इसलिए नहीं है क्योंकि जो अर्निंग्स है, जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, वो जस्टिफाई नहीं करती इस लेवल्स को। इसको आप समझ लीजिए। कॉर्पोरेट अर्निंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कॉर्पोरेट अर्निंग्स और वेट, ये दोनों के बेसिस पे ही हमने 2010 में आपको ये प्रोजेक्शंस दिए थे कि 2013 तक मार्केट मूव नहीं करेगा ऊपर। तो ये अर्निंग्स के बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा और 500-1000 पॉइंट ऊपर मार्केट गया, और प्लस माइनस थोड़ा सा जा सकता है, इतना ही पॉसिबल है। और शायद ऐसा ना भी हो, लेकिन मार्केट के यहां से एक करेक्शन की संभावना निश्चित है। अब वो करेक्शन कहां तक हो सकता है, तो वो करेक्शन लगभग 15,000 सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 15,000 तक हो सकता है। फिर दूसरा सवाल ये है, ये मैं बुल रन के पहले की बात कर रहा हूं आपसे, अभी हम बुल रन पे नहीं आए। बुल रन के पहले क्या हो सकता है, यानी 2014 तक, 2014 की शुरुआत तक क्या हो सकता है, हम उसकी बात कर रहे हैं अभी। अब ये नीचे कहां तक आ सकता है, तो 15,000 तक। बट देन क्या 15,000 ये बॉटम है, इसके नीचे जाएगा नहीं? तो इस सवाल का जवाब ये है कि 15,000 लगभग संभावित है कि वहां तक जाएगा। लेकिन अगर कुछ हालात बहुत ही नेगेटिव रहे, ग्लोबली बोलो या हमारे पॉलिटिकली हमारे देश में बोलो, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ चीजें आपको अभी सुनने को मिलेगी। ग्लोबल मेल्टडाउन क्राइसिस का जो इंपैक्ट है वो अभी भी चल रहा है, हम अभी भी कुछ ना कुछ सुनते हैं, इट इज स्टिल ऑन। बट पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कारण कुछ डेवलपमेंट्स होगी, बहुत सारी बातें हम सुनेंगे, जानेंगे, तो उसका एक इंपैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट में आएगा। तो दैट कैन इवन टेक मार्केट डाउन टू 13,000 और 12,000। बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस कि मार्केट 13,000 तक भी जा सकता है। ये कल नहीं होगा, ये मैं बात कर रहा हूं अगले 6 से 9 महीने की, राइट? और ये धीरे धीरे होगा, एक दिन में कुछ नहीं होगा। आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग यू कि क्या हो सकता है, आप समझ लीजिए उस चीज को। आप विचलित मत होना, ये जो भी कुछ होगा। आपको विचलित क्यों नहीं होना है? कैन एनीबडी टेल मी? आपको विचलित क्यों नहीं होना है, बताइए प्लीज। हाँ, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आपको बाय लो सेल हाई फॉलो करना है और आपको कुछ भी देखना नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं डराने के लिए बता नहीं रहा हूं। ऐसा हो सकता है। और ये याद रखिए कि एक बुल रन के पहले, एक अच्छे बुल रन के पहले, एक कंसोलिडेशन के बाद करेक्शन बहुत जरूरी होता है। एक बुल रन के पहले कभी भी कंसोलिडेशन चाहिए, और कंसोलिडेशन खत्म होने के बाद एक करेक्शन चाहिए, और वो करेक्शन, कंसोलिडेशन प्लस करेक्शन विल लीड टू अ बुल रन। अब ये बुल रन कितना बड़ा होगा, तो ये बुल रन लगभग 45,000 सेंसेक्स तक आपको लेके जाएगा, 45,000 तक। ये फर्स्ट फेज है बुल रन का। अब ये जो 45,000 सेंसेक्स की हम जो बात कर रहे हैं, आप निश्चित तौर पे आप में से काफी लोग यहां ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे आर्टिकल्स पढ़े होंगे आज से 3 साल 4 साल पहले, जिसमें मैंने लिखा था कि सेंसेक्स विल टच 45,000। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट प्लीज? यस, ये आज से 4 साल पहले
लगभग 4-4.5 साल पहले ये आर्टिकल्स थे, और इस पर हमने काफी डिटेल में विश्लेषण करके बताया भी था, अलग अलग टाइम पे, वक्त पे, सेमिनार्स के जरिए, आर्टिकल्स के जरिए, इन्वेस्टर्स मीट के जरिए, कि 45,000 का सेंसेक्स हमें देखने को मिलेगा। वो आर्टिकल के में ये भी था जो आज मैं बता रहा हूं कि बीच में कुछ अनसर्टेनिटीज आएगी, कुछ ऊपर नीचे होगा। मैंने आपको बताया कि एक बुल रन इतना छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, उसमें छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सब चैलेंजेस होते हैं ये मार्केट में, विच वी हैव टू एक्सेप्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू कीप दैट पेशेंस। क्योंकि वो अनसर्टेनिटी थी, वो पेशेंस हमको समझता नहीं था, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसका एप्लीकेशन कैसे होना चाहिए था मालूम नहीं था। इसके लिए हम आपको ऑलरेडी एक मंत्र दे चुके हैं बाय लो सेल हाई का, तो इसलिए आप निश्चिंत हो भी, अब वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट हम 45,000 का बुल रन निश्चित तौर पे एंजॉय कर पाएंगे, ये मैं आपको फिर से आश्वासन देता हूं बाय लो सेल हाई के जरिए। हमें जरूर, हम बाहर भी जाएंगे, उसमें से निकलेंगे, हम उसमें राइट टाइम पे एंट्री भी हम करेंगे, ये जरूर होगा पक्का। सो 45,000 इज द सेंसेक्स। ये एलियट वेव्स के बेसिस पे, फ्यूचर अर्निंग्स के बेसिस पे। अभी फ्यूचर अर्निंग्स क्या होते हैं, मैं लेट मी स्पेंड 2 मिनट्स ऑन दैट। ये जो कंपोजिट अर्निंग्स होती है, कंपोजिट अर्निंग्स लगभग आज 1200-1250 के आसपास है, ऑल स्टॉक्स टेकन टुगेदर, जितने भी लिस्टेड कंपनीज है स्टॉक मार्केट में, उन सबका एक कंपोजिट अर्निंग्स, ईपीएस जिसको हम बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर, अगर हम ये कर ले तो दैट इज अराउंड 1250 के आसपास है। उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं पी रेशियो के साथ, पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो जिसको हम एक 20 का मल्टीपल देते हैं। तो ये कंपोजिट अर्निंग्स इंटू विच इज 1250 इंटू 20 कितना आएगा, लगभग 22-25 हजार के आसपास। ये 22-25 हजार के बेसिस पे मैंने आपको 2600 का प्रोजेक्शन दिया है 2013 का, जो पॉसिबल है, राइट। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं अगले 2-3 साल की और 45 हजार की, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 2015 तक, प्लस माइनस फ्यू मंथ्स। तो 10 से 15% की एवरेज ग्रोथ, एनुअलाइज ग्रोथ से अगर हम 1250 में 15% अगर 3 साल में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2000 की कंपोजिट ईपीएस आएगा, कंपोजिट अर्निंग्स आएगी आपकी। तो 2000 को अगर आप इंटू करेंगे 20 से, तो दैट विल गिव यू 40,000 प्लस। तो दिस इज हाउ अर्निंग्स जो है वो आपके यहां पे 2-3 साल में जस्टिफाई होती है, और आपको 45,000 के आसपास का सेंसेक्स मिलेगा। और वेव के हिसाब से भी अगर हम देखें, जो मैंने सबसे पहले आपको चार्ट दिखाया था, और ये वही चार्ट है जो मैं आपको 2010 से दिखा रहा हूं, वो एलियट वेव्स के बेसिस पे ही है, उसमें भी ये दिया हुआ है कि इट विल बी 45,000। तो 45,000 इज इन द फर्स्ट बुल रन जो हमें देखने को मिलेगा। ये फ्यूजन एंट्री में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आई थिंक बताने के लिए, कहने के लिए बहुत कुछ है, हमें टाइम इज आवर लिमिटिंग फैक्टर। मैं पुनः कुछ बातें आपको दोहराना चाहूंगा, और उसके पहले थोड़ा सा हम गोल्ड पे 1-2 मिनट स्पेंड करते हैं। गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जो एक इन्वेस्टमेंट कमोडिटी है, ट्रेडिंग कमोडिटी नहीं है, इसको हम समझ लेते हैं। सिल्वर, डायमंड, कॉपर, other metals, they all are trading commodities. They all have industrial usage. They all are subject to price volatility depending on the demand and supply. Whereas in gold, the supply is not that frequent. डिमांड ही अक्सर होती है, सप्लाई लिमिटेड होता है, क्योंकि वो ट्रेडिंग कमोडिटी नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट कमोडिटी है। गोल्ड का अक्सर संचय होता है, गोल्ड का व्यापार नहीं होता। गोल्ड आने के बाद प्रिजर्व होता है, गोल्ड आने के बाद ट्रेड नहीं होता। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है और कुछ सेंटिमेंटल वैल्यू भी उसको है। तो गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जहां पे 20% इन्वेस्टमेंट हमारी हमेशा होनी चाहिए, फिर मार्केट में बुल रन हो या ना हो। और यही कारण है कि हम 20% अमाउंट गोल्ड में हमेशा
इन्वेस्टेड रहते हैं। गोल्ड में कभी भी आपको एक मेजर करेक्शन नहीं दिखेगी। आप देखिए गोल्ड की मूवमेंट, मेजर करेक्शन नहीं दिखेगी, छोटे मोटे आपको मूवमेंट्स रहती है। और ये याद रखिएगा, हर एक छोटी गिरावट खासतौर से गोल्ड में ये एक अपॉर्चुनिटी होती है री इन्वेस्ट करने की या एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की। गिरावट से आप डरिए मत, जो भी छोटी मोटी गोल्ड में गिरावट होगी वो एक अपॉर्चुनिटी समझिएगा। और हर एक गिरावट में कीप एडिंग, बोलते ना कि एड ऑन एवरी डिक्लाइंस, तो दैट रूल शुड बी फॉलोड विद गोल्ड एवरी टाइम। सो गोल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो भी एसेट हो, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो, उसमें गोल्ड का कहीं ना कहीं एलोकेशन जरूर होना चाहिए। मैं बोलूंगा कम से कम 20% होना चाहिए। गोल्ड काफी ऊपर जा सकता है, हर कोई अपने अपने हिसाब से उसको प्रोजेक्ट करता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने ये दरख्वास्त की है, उनकी कोशिश है कि गोल्ड इस कमोडिटी को एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का दर्जा मिले। उससे फायदा यह होगा, जब उसको एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का दर्जा मिलेगा तो गोल्ड एज अ कमोडिटी विल ऑल्सो गिव यू टैक्स फ्री गेन्स लाइक इक्विटी। आज गोल्ड ईटीएफ जब हम खरीदते हैं या गोल्ड ईटीएफ को जब हम बेचते हैं तो उस पर हमें टैक्स देना पड़ता है लाइक एनी अदर कमोडिटीज। लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं है। यदि हम 12 महीने के ऊपर इक्विटी को होल्ड करते हैं तो इट इज अ टैक्स फ्री इनकम फॉर अस। वही अगर हम 12 महीने के अंदर बेचते हैं तो इट इज सब्जेक्ट टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, जो उतना नहीं होता जितना बाकी हमारा टैक्स स्लैब होता है। तो वैसे ही गोल्ड के साथ इस चीज की संभावना बहुत ज्यादा है कि गोल्ड के साथ ऐसा भविष्य में होगा, इसलिए गोल्ड के साथ रहिए। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, नंबर 1, प्लीज स्टिक टू बाय लो सेल हाई। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आप विचलित ना हो, बाय लो सेल हाई आपको निश्चित तौर पे तारेगा, हर वक्त तारेगा और आपको अच्छे पैसे कमा के देगा। एक। नंबर 2, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कृपया ये स्टॉक्स, ये सेक्टर्स, ये स्कीम, ये म्यूचुअल फंड, ये ऐसा ना देखें। एक होलिस्टिक व्यू लीजिए पूरे इन्वेस्टमेंट का, और वो व्यू लेने के बाद ये देखिए कि कौन से लेवल्स में मैं एंट्री कर रहा हूं, क्या ये लेवल सही है, कौन से लेवल पे मैं एग्जिट कर रहा हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा बहुत ज्यादा फोकस किस चीज पे होता है कि ये सेक्टर में कितना करूं एलोकेट, उसमें कितना करूं, कुछ नहीं होता ऐसे करने से। इट डजंट रियली मैटर मच। सो अगेन फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ बाय लो सेल हाई। इंडिया इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वन ऑफ द सुपर पावर, इसमें कोई संदेह नहीं है। PSUs और बाकी जो स्टॉक्स है ये सभी में आप ग्रोथ देखेंगे। ग्रोथ इज इनएविटेबल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब चूंकि हम पहली रैली मिस कर चुके हैं, पहला रन मिस कर चुके हैं, दूसरा रन हमको मिस नहीं करना है, तो उसके लिए तैयार हो जाइए, उसको समझ लीजिए, एक कॉन्शियस कॉल लीजिए, थॉटफुल कॉल लीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमारे निवेश को प्लान करना चाहिए। प्लान योर इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली सो दैट यू डोंट मिस this particular bull run. Indian financial markets, equities in general are definitely going to grow the way I have shared with you. उसमें छोटे मोटे वेरिएशंस आ सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूर होगा। अब ये कॉल आपका है, ये निर्णय आपका है कि उससे पैसे आपको कमाना है या फॉरेनर्स को कमा के देना है। फॉरेनर्स तो वैसा भी पैसा कमा ही रहे हैं, वो हमेशा कमाते रहेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे देश की संपत्ति है, हमारे देश की संपत्ति हमारे देश में अगर वापस आए, हमारे पास ही रहे, तो वो निश्चित तौर पे हम सबको अच्छा लगेगा। सो आई अर्ज वंस अगेन, प्लीज गो थ्रू बाय लो सेल हाई कंसेप्ट, प्लीज फॉलो इट प्रॉपरली, एंड इफ यू डू सो, no news, no information, no event, nothing can take away gains from you. You will be mostly benefited, and act wisely, act on time. Sectors, stock specific, don't go for that.
ऑन द कॉन्ट्ररी मैं ये बोलूंगा कि सिलेक्शन ऑफ राइट एसेट क्लास एट राइट टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट। कब गोल्ड में इन्वेस्ट करना, कब इक्विटी में इन्वेस्ट करना, कब मैंने पूरे के पूरे मार्केट से बाहर रह के मेरे पैसे को आइडल रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि कौन से एसेट क्लास में कब पैसे लगाना, कब मार्केट से बाहर रहना, कब मार्केट के अंदर रहना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्विचिंग ओवर फ्रॉम वन एसेट क्लास टू अनदर एसेट क्लास इज व्हाट will give you success from time to time, because one single asset class, एक single asset class चाहे कोई भी हो, वो आपको consistent returns या assured returns या guaranteed returns देगा, ऐसा नहीं है। You have to switch, और आपके रिटर्न्स मार्केट के रिटर्न से निश्चित तौर पे कोशिश चाहिए कि ज्यादा हो, और यदि ज्यादा नहीं है तो कम से कम मार्केट के रिटर्न्स कि जितने रिटर्न्स तो हमें जरूर मिलने चाहिए। अगर हम उतने भी नहीं कमा रहे हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो टाइम इट प्रॉपरली, allocate it properly, right time switching over, selection of right asset class is the key to success based on buy low sell high. Thank you very much. एक मैं अपनी तरफ से आप सबको पर्सनल लेवल पे इन्विटेशन देना चाहूंगा कि आपकी निवेश को लेके जो भी आपका नियोजन होगा, उसके लिए कभी भी यदि आप मुझसे मिलना चाहे तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। इनफैक्ट मेरे पास ऑफिस में मेरा प्रोफाइल यही है कि निवेशकों से मिलना, उनका मार्गदर्शन करना। मैं कुछ इसके अलावा दूसरा काम नहीं करता हूं, हालांकि मेरे पास बाकी भी एक्टिविटीज है, बट ये मेरा फोकस एरिया रहता है। सो निसंकोच आप कृपया आए, हम मिलेंगे, बात करेंगे। आपके निवेश का प्लान कैसा होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, जरूर करेंगे, क्योंकि मेरी एक ही इच्छा है कि अगला जो बुल रन है उसे हम मिस ना करें। देखिए, मैं आपको 1 साल पहले बता रहा हूं, 1 साल पहले, कि हमें उस बुल रन के लिए तैयार होना है। 1 साल पहले तो हम जरूर ये साल भर में आपको जब भी होगा आप मिलिए, हम बात करेंगे। और मैं मेरे बिजनेस सर्कल्स में और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो जिनको अपने बिजनेस की उतनी ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी वो रखते हैं, तो उस टाइप के जो लोग हैं, मैं जब उनसे बात करता हूं तो उनको मैं बहुत प्राउडली एक बात बताता हूं और ये बोलता हूं कि शायद हमारी एक कंपनी ऐसी है, एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी ऐसी है कि जहां पे निवेशक डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट से मिलकर अपने प्लानिंग करते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा नहीं होता। वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज में रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, आप कोई भी कंपनीज देखिए, रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, उस लेवल पे बातचीत होती है और नियोजन होता है। बट मुझे फक्र है, मुझे खुशी है इस बात की, और मैं ये जो एक परंपरा है, ये इस परंपरा को मैं आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखना चाहूंगा कि वी एट टॉप मैनेजमेंट आर माई सेल्फ, मिस्टर अय्यर, मिस्टर विनय, मिस्टर अभिजीत, all. Now we have recently got Mr. Nikhil, all part of top management. We all are accessible to you. We all are available to you. You are most welcome to meet us anytime. Thank you. With your permission, please. कुछ कहना चाहूँगा. Thank you, sir. Once again, first of all, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। और दूसरी बात, सुना था मैंने कि हेल्थ एंड वेल्थ आर वेरी सीरियस मैटर्स, इट शुड नॉट बी टेकन लाइटली। और आज देखा मैंने कि पूरे 1.5 घंटे पूरे अटेंशन के साथ आप लोग स्पीकर के साथ थे। ये जो द नेक्स्ट बुल रन का जो सेमिनार जो आज जो शुरू हुआ है, ये यहां नहीं खत्म होने वाला है।
जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, जैसे जैसे इकोनॉमी में बदलाव आएगा, जैसे जैसे मार्केट में बदलाव आएगा, इसके बारे में चर्चा हर हफ्ते इन्वेस्टर्स मीट में होती है। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो दैट कि इन्वेस्टर्स मीट जो है हर हफ्ते अपनी ऑडिटोरियम में वासनकर हाउस में होती है। 11 से 12 1 घंटे होता है, जिसमें इकोनॉमी और मार्केट के साथ साथ कुछ सीखने को भी मिलता है। आप सभी मेंबर्स जो यहां मौजूद हैं और यहां मौजूद नहीं हैं, उन सभी से नम्र विनम्रता है कि आप कम से कम हफ्ते में 1-1.5 घंटे अधिक और अधिक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनने की कोशिश करें। कम से कम 1.5 घंटे एक हफ्ते में। सिर्फ आप ही नहीं है, आपके परिवार, आपके बच्चे, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, या चाहे नौकरी कर रहे हैं, नौकरी चाहे इस सिटी में कर रहे हैं या इस देश में कर रहे हैं या विदेश में कर रहे हैं, उनके साथ भी आप शेयर करिए। उद्देश्य एक ही है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो निश्चित है, सुपर पावर पढ़ने वाला ये भी निश्चित है, उसके साथ साथ हर इस देश की नागरिक को भी जो है वो फायदा मिलना चाहिए। प्लीज डू अटेंड इन्वेस्टर्स मीट। अगर आप नहीं कर सकते, अटेंड नहीं कर सकते पर्सनली, वहां आके आप सवाल पूछ सकते हैं। आपके मन में डाउट्स बहुत ज्यादा होंगे वहां पर, जैसे जैसे इकोनॉमी बदलता है, क्योंकि न्यूज फ्लो, जैसे मैंने बताया कि न्यूज फ्लो इतना ज्यादा आता है कि आपको मन में डाउट आना स्वाभाविक है। तो वहां आके जो है आप अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। नहीं है, आप अपने घर में बैठकर ये वीकली इन्वेस्टर्स मीट को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आप वर्ल्ड के किसी कोने में भी बैठ के ये सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसी ये जो फैसिलिटी जो है, आई एम श्योर कि इंडिया में किसी के पास नहीं, किसी ने ये सुविधा अपने मेंबर्स के लिए दिए नहीं है। इवन आई एम डाउटफुल कि विदेश में भी अगर देखेंगे, मे बी, आई एम सेइंग मे बी, ये कुछ लिमिटेड होंगे ऐसे, वो भी इस तरीके से नहीं कि हर हफ्ते आपको जानकारी देते जा रहे हैं। सो प्लीज मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। डू नॉट बी इनडिसिसिव। जो 2003 से लेकर 2007 तक की जो पीरियड में काफी हमने बेनिफिट लिया नहीं है, इसलिए कि क्योंकि बाय द टाइम हमने डिसीजन ले लिया तब तक की जो है मार्केट का रनअप हो गया। जैसे अभी चेयरमैन ने बताया कि शुरुआत 1 साल पहले से हम बात शुरुआत कर रहे हैं ताकि इस बार वी डोंट मिस दी बुल रन। थैंक यू।